listen to you and understand you easily. But there are other days when what you have to reach does not come. तो मतलब इसमें हमारी जो चेतना है, वो जो हमारी समझ है, अगर हम उसको चेतना नहीं कहें, जहाँ तक हमारी जानकारी होती है, क्योंकि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा होते चला जाता है। तो इसमें क्या माता जी का क्या संदेश छिपा हुआ है, क्या करना हाँ, चाहिए? अपन तो जैसे अपने उसी के कलीग्स ऊपर हैं। आगे आने वाले हैं भी। हाँ वही तो, जी। अभी तो आगे के पैराग्राफ तो सारे ही अपने बाकी हैं। अपन ने तो खाली पहले पैराग्राफ के ऊपर तो कर रहे हैं अपन। अच्छे से तो अपन ने मैं तो पढ़ रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे जो साथी हैं आश्रम में, सोसाइटी में या अन्य क्षेत्र में, वो कभी तो मेरी बातों को सहजता से स्वीकारते हैं, कभी रिवोल्ट करते हैं। तो क्या मैं उनको नहीं समझ पाता या वो मुझे समझ नहीं पाते, ये मुझे थोड़ा समझना था। नहीं, वो तो एक जनरल तरीके की बात है, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर तो किसमें क्या बात रही, तो जब तक कि वो स्पेसिफिक अपने बात नहीं हो, और इसीलिए कोई एक नियम के रूप में अपन कोई चीज नहीं कह सकते कि ये ही व्यवहार का तरीका है। इसमें नियम खाली एक ही हो सकता है जो सब जगह अगर हम लागू करना चाहें, तो ये है कि हमारी चेतना के टॉपमोस्ट स्तर, उसके ऊपर जैसा जो व्यवहार हम कर सकते हैं, कि जैसे हमने माँ को पुकारा उनकी प्रेजेंस के अंदर, और उनको बोलते हैं जी आप आइए, और मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं वो आपका, तो ये एक बेस्ट एटमोस्फियर तैयार कर देगा कि जो आपके थ्रू बाकी नियम ऐसे नहीं आप सेट कर सकते कि किसी से आपको प्रेम से बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि कोई इंस्टेंसेस के अंदर आपको प्रेम से बोलना होगा, कोई के अंदर, भाई अपन तो कोई डेड मैटर तो है नहीं जो एक ही तरीके से बिहेव करता है। अपन तो लिविंग हैं, और उसमें हमारा इंडिविजुअल सेंस ऑफ जो चॉइस है, फिर अपन को क्या किस तरीके से कौन से इंस्टेंस के ऊपर करना है, प्रतिक्रिया करना है, वो तो अंदर से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। तो अगर पॉलिसी वाइज बात करी जाए, तो इसमें आप अगर युक्त हैं, अंदर आपकी जो चेतना है या जो माँ की चेतना है उससे अगर आप युक्त हैं, तो उसमें बेस्ट कंडीशंस होंगी कि आप उसमें काम कर पाएंगे, इतना जरूर अपन कह सकते हैं। बाकी एक पॉलिसी वाइज तो इतनी सारी पेचीदगियां हैं, इतनी जटिलताएं हैं जीवन में, कोई एक नियम के आधार के ऊपर हम चल नहीं सकते, और वो मानसिक नियम के आधार पे तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। ये नमनीयता तो अपने को रखनी ही पड़ती है, और वो नमनीयता तब आती है जब आंतरिक रूप से हम जुड़े होते हैं। तब आप जो कहते हैं, क्योंकि हर जना अपनी प्रकृति के अनुसार से रिएक्ट करता है, पर अगर वो युक्त है तो आप जो भी कर रहे हैं वो शुभ है, और अगर युक्त नहीं है तो आप मीठा बोल रहे हैं या अच्छा भी बोल रहे हैं, वो कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। देखिए, माँ का सबका अलग अलग बिहेवियर, अपना अपना स्वभाव होता है, पर बच्चे के प्रति उसकी जो ममता है, वो भाव के बाद में जैसे भी वो डांटती है तो भी माँ रहती है, वो उसको प्यार करती है तो भी माँ रहती है, चीरा लगवाती है तो भी माँ रहती है, सारे कामों के पीछे भाव तो वही रहता है। तो उसी तरीके से अगर हम माँ की चेतना से ये अभीपसा रखें कि हम जुड़े रहें, और उनके ही दृष्टिकोण से हमको जो लगता है कि ये माँ की चेतना में ऐसा व्यवहार करना तो उचित है और ऐसा करना उचित नहीं है, तो एक अगर सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत के ऊपर चला जा सकता है। बाकी बाहरी चीजों को हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने रिएक्शंस कैसे तय करोगे, वो तो बाहर से जो चीजें हो रही है उनके आधार के ऊपर होने वाले हैं, तो वो आप कोई एक पॉलिसी के हिसाब से कभी भी नहीं कर सकते। अब इसके अंदर अभी वो नंद किशोर जी आने बाकी हैं, और वो अपराजिता है और है जिनकी आने की बात है।
तो विनोद जी, इसके संबंध में अपन ने जो चेतना के विषय में बात करी, विनीता भी आ गई है, आप लोगों के जो 3 जने अभी हैं, जितनी अपन ने चर्चा करी उसके विषय में अगर कोई प्रश्न है तो अपन इसमें वो पहले प्रश्न ले लेते हैं। मीनवाइल और जिनको दूसरों को आना है वो आ जाते हैं, नहीं तो अपन आगे चलते हैं। मारोदिया जी, कोई चीज? जी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। जो आज की क्लास होंगी फिर उसको समझूंगा। विनीता? जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ विनीता। भैया ये पूछना है कि जो चेतना है, तो हम कहते हैं तो ये पूछना था कि चेतना अगर है तो उसको कोई फॉर्म चाहिए अपने आप को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने आप को अवेयर होने के लिए, जैसे किसी तत्व में वो अपने आप को डालती है तब जाके वो अपने आप के बारे में कॉन्शियस होती है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, मूलभूत तरीके से चेतना कोई भी चीज है उसमें अंतर्निहित है, उसके होने नहीं होने का अदरवाइज कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम, क्योंकि इस माध्यम से हमारे सेंसेस से जो सुप्रा सेंसेस है उनके आधार के ऊपर देखते हैं, पर जो परमात्मा है उनकी जो सत्ता है, जो एकमात्र अस्तित्व जिनका है, उसमें चेतना अंतर्निहित है। तो कोई भी चीज है उसमें चेतना अंतर्निहित ही है, नहीं तो उसके होने नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो चेतना के लिए यहां आके क्योंकि विभेद हो गया, तो चेतना का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता अगर कोई चीज नहीं है जिसका कि वो अवलोकन कर सके। तो ये दोनों चीजें ही अंतर्निहित है, ये प्रश्न ही नहीं उठता। अदरवाइज जब आप पैदा नहीं हुए थे या मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, उस टाइम अगर ये कहा जाए कि विनीता, पहले तो विनीता का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस समय। विनीता नाम की कोई चीज या वो कोई संभावना तक भी उस तरीके की नहीं थी। तो उस टाइम अगर ये पूछा जाए कि विनीता जगत के बारे में कितना क्या सचेतन है, तो विनीता ही नहीं है सचेतन। बिना सचेतन की तो प्रश्न ही नहीं उठता उस समय। तो वैसे ही जब परमात्मा अभिव्यक्ति में नहीं आते, जब ये ब्रह्मांड न बना होगा, धरती नहीं बनी होगी, मनुष्य नहीं बना होगा, तो भी क्या चीज कार्यरत थी। तो वैसे ही जब परमात्मा अपने आप के अंदर, जैसे भगवान शिव है अपनी समाधि के अंदर बैठे हैं, तो सारे जगत को अपने अंदर समाहित रखते हैं। उस टाइम सृष्टि की कोई चीज है ही नहीं, सृष्टि बोल के ही नहीं है। यही हमारे सारे पुराण वगैरह में है कि जब वो अपने नेत्र खोलते हैं और देखते हैं क्या है, तो उनके अंदर ही जो चीज है वो सृष्टि का रूप ले लेती है। तो सारी चीज, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भगवान शिव और उनकी शक्ति पार्वती, हम उसको चेतना कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी क्रीड़ा है। जब वो अपने आत्मस्थ हैं, अपने अंदर विराजमान हैं, जब वो ध्यानस्थ हैं, तो कोई क्रिएशन, क्योंकि वास्तव में क्रिएशन कोई नवनिर्माण नहीं है, नया चीज नहीं आती। जैसे आपने कोई कविता लिखी तो वो कोई अलग जगह से नहीं आ रही, आपका ही एक बार प्रस्फुटन है, एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से सृष्टि में जो भी नई चीजें कोई भी आपको नजर आती है, वो सारा का सारा सृजन, मतलब कोई नवनिर्माण नहीं है, एक्सप्रेशन है। आपके अंदर जो चीज निहित है उसका एक्सप्रेशन है। तो चेतना जो है उसमें सारी चीज निहित है, और चेतना स्वयं जो परमात्मा का जो सत्य है उसमें निहित है। ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। ये तो मानसिक रूप से समझने के लिए हम इतनी बात करते हैं। इसको गंभीरता से, जैसे चेतना के बारे में जो जो हमने बात करी, इसको आप धीरे धीरे पीछे से अगर देखेंगे तो इसमें ये सूत्र हैं।
तो इसीलिए अगर वास्तव में हम इस अनुभव पे जाते हैं तो तुरंत ये निष्कर्ष निकलता है कि करने योग्य काम बाद में एक ही है कि कैसे हम चेतना के आरोहण में जाएं। करने योग्य काम यही है, क्योंकि जगत हमको जैसे, हाँ, फिर ये चेतना और आत्मा एक ही चीज है? नहीं, आप जगत के विषय में किस तरीके से सचेतन होते हो, ये तो बहुत चीजों को मिक्स करना हो गया। नहीं नहीं, मैं ये जस्ट पूछती हूँ कि जैसे चेतना और आत्मा एक ही चीज है क्या? चेतना तो सभी कुछ है। तो फिर आत्मा क्या है? मतलब चेतना और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? नहीं, अपने आप में जब मैनिफेस्टेशन में नहीं थी कोई चीज तो चेतना तो थी। फिर भी परमात्मा की जो चेतना है, जिसको आप शक्ति या शिव और उनका दो जो रूप कह सकते हो, भाई जब परमात्मा आत्मस्थ हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो एक्सप्रेशन में आए। मनुष्य तो बहुत बाद में आया है, इवन भौतिक जगत के अंदर मनुष्य बहुत बाद में आया है, पर जो श्रृंखला बताई है मैनिफेस्टेशन की श्री अरविंद ने, उसके अंदर परमात्मा जो है अपने आप को जब मैनिफेस्ट करने की उसके अंदर मन में कोई भी तरीके से चीज आई, तो पहले सारा परमात्मा जो स्वरूप है सच्चिदानंद के अंदर है, उसके बाद में वो सुप्रामेंटल के अंदर उसका पूरा प्रारूप आ जाता है। जैसे आपके मन में एक विचार आया कि ऐसा कोई महल बनाते हैं, उसके बाद में आप उसका पूरा नक्शा बनाते हैं, वो पूरा का पूरा नक्शा जिसको अतिमानस कहते हैं, उसमें वो पूरा नक्शा आ जाता है। उससे पहले जैसे मातृ मंदिर माँ ने उसका उनको अंतर्दर्शन हो गया कि भाई ये कोई ऐसा जगत है या ऐसी कोई चीज है, उनको पूरा प्रारूप आ गया। अब उसको बनाने के लिए आर्किटेक्ट को उन्होंने जो है उन्होंने पूरी डिजाइन वगैरह है, माँ ने तो कहा मैंने ये चीज देखी है। तो जो जापानी आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा माँ ऐसी चीज तो होना संभव ही नहीं है। पर माँ ने कहा मैंने तो ऐसा देखा है, संभव तो होना नहीं होना कोई विचार की बात नहीं है, मैंने इस चीज को देखा है। आपको अगर मैं कहूं कि मैं ऐसी एक गाड़ी देख के आया हूं, आप कह दो नहीं ऐसा तो संभव नहीं है, तो आप कह दो 5 मिनट पहले तो देखिए, संभव नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तब उन्होंने बड़ी मेहनत से सारे कैलकुलेशंस वगैरह अपने किए, फिर कहते हाँ मां संभव तो है। तो फिर उसके पूरे प्रारूप उन्होंने तैयार किए, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तो वो सारा काम होता है अतिमानस के अंदर की पूरे जगत का प्लानिंग। हम एक्चुअली में उसको कंसीव नहीं कर पाते मानसिक लेवल पे, और इस चीज को हम स्वीकार भी नहीं करते कि माइंड के लेवल पे हमारी लिमिटेशन है, हमारी बहुत बड़ी सीमा हो गई। माइंड के लेवल पे कई चीज हम कंसीव ही नहीं कर पाते कि समय से अलग कैसे जीवन रहता होगा या स्पेस से अलग जीवन कैसे रहता होगा, क्योंकि हम बंधे हुए हैं उन सीमाओं के अंदर। तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या का है ये। पर ये हम मान सकते हैं कि जैसे ही परमात्मा में अभिव्यक्ति का आता है मन में, जैसे आपके कोई अभिव्यक्ति की कि ये एक श्री अरविंद का विचार है, इसके ऊपर हम एक नाटक तैयार करते हैं। जैसे ही आपके मन में ये एक विचार आया, आते ही अब आप क्या करते हैं, तुरंत उसके लिए किस तरीके के संवाद होने चाहिए, किस तरीके के पात्र होने चाहिए, रंगमंच किस तरीके का होना चाहिए, फिर उसकी बारीक डिटेल की आप बातें करते हैं। सबसे पहले तो एक भाव आता है कि माँ ने जो सत्य की ओर आरोहण का जो एक विजन दिया कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या हमको दिखाना चाहिए, तो जैसे ही एक एक्सप्रेशन का विचार आया, और एक्सप्रेशन किस लिए, आनंद के लिए, आपके मन में आया कि मेरे को आनंद के लिए एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करनी है भगवान के सामने। अब उसको करने के लिए आप जो जो चीजें या जो जो साधन अपनाते हैं, उसका एक पहले तो आप पूरा एक प्रारूप तैयार करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि मेरे को इस तरीके का तो ये वाली तो थीम रहेगी, इसके अंदर ये भाव होंगे, ये स्थान होगा। इस सारी तो आप उस चीज के लिए तैयारी करते हैं। मेरे मन में ये आया कि श्री अरविंद की जो सावित्री पूरी है, उसके ऊपर एक नाटक किया जाए, उसका मंचन किया जाए, जिससे कि सबको और एकदम पावरफुली उस चीज का मैसेज चला जाए। तो तुरंत में मैं क्या शुरू करूंगा, उसकी पूरी पटकथा तैयार करेंगे, उसके लिए कौन कौन पात्र उसमें भाग लेगा, और जो जो उसकी बारीकियां हैं उसकी सारों की हम व्यवस्था करते हैं।
उसी तरीके से परमात्मा के हम अगर ये कहें कि उनके जब अपने आप को अभिव्यक्त करने की मन में आई, क्योंकि जब उनके मन में नहीं हो अभिव्यक्ति करने की अपने आप को, और वो अपने आप में ही पूर्ण है, उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य तो डिजायर के कारण चल रहा है कि उसको कोई चीज प्राप्त करनी है, इसलिए वो काम कर रहा है, या कोई चीज का भय है कि वो न करने से उसके वो परिणाम होंगे, उनसे बचने के लिए काम करता है। हमारी प्रेरक शक्ति तो ये दो ही हैं, एक तो भय या फिर कामना कि मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरे को काम करना है, या ये नहीं करने से उसके ये दुष्परिणाम होंगे, उनसे बचने के लिए मेरे को ये काम करना है। अभी अगर काम नहीं करूंगा भूख मरूंगा, क्या करूंगा? तो उसके परिणामों से, दुष्परिणामों से बचने के लिए हम काम करते हैं। परमात्मा की ऐसी बाध्यता हम अपनी मानसिकता में तो नहीं समझते कि उसके भी ऐसी बेचारे की बाध्यता होती होगी कोई, नहीं तो फिर वो भगवान ही क्या हुआ। भाई हमारी जो सीमाएं हैं वो ही एक बड़े रूप में, अगर भगवान के अंदर वो सीमाएं हों तो फिर तो हम कहें वो भगवान क्या, फिर तो मैं ही अच्छा हूं। फिर अपन क्या बुरे हैं? अगर भगवान में भी वही समस्याएं हों तो अपन भी क्या बुरे हैं, अपन भी भगवान हो गए फिर तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जब अपने आप में वो आत्मस्थ हैं, पूर्ण हैं, तब उनको कोई अभिव्यक्ति की और उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। पर जैसे ही वो अपने आप को ही देख रहे हैं, वैसे तो भाई हर चश्मे के अंदर से मेरे थ्रू वो अपने आप को कि किस तरीके का जगत देखता है, तो देख तो खुद ही को रहे हैं। भाई सबके फोकल जो पॉइंट्स है उनके थ्रू किसको देख रहे हैं? अपने आप को ही तो देख रहे हैं। अगर आत्मा के रूप में भी वही आए हैं तो वही हैं, आत्मा के रूप में दूसरी आत्माओं से मिल रहे हैं, उनके प्रति सचेतन हो रहे हैं, तो अपने आप के विषय में ही सचेतन हो रहे हैं, उस सचेतन होने का आनंद ले रहे हैं। किसी जीव के अंदर वो बने हैं तो वो उस चश्मे से अपने आप को वो कैसे दिखते होंगे उसका वो आनंद ले रहे हैं। बाकी तो एक चींटी अपनी एग्जिस्टेंस में क्या आनंद लेती होगी, हम तो नहीं समझ पाते इस बात को। तो निश्चित रूप से ये तो हम मान के चलते हैं कि जैसे ही हम कहते हैं सत चित और आनंद, तो कोई भी क्रिएशन में आनंद तो निश्चित रूप से ले रहे हैं वो। अब वो किस तरीके से लेते होंगे वो तो वही जानते हैं। भाई आप ये देखिए कि अस्पताल में कितनी भी पीड़ा में व्यक्ति हो और उसको ये कह दे कि अब यमराज आए हैं वो किसी को लेने के लिए, तो बोलो आपका नाम उसमें लिस्ट में डालना है, उनको बोल दें क्या आपको ले जाने के लिए, आप तकलीफ में हो, तो कितने लोग कहेंगे हाँ मेरा नाम डालो, चाहे वो पीड़ा में भी हो और यूं भी कहते हो कि भगवान मेरे को उठा ले तो ठीक रहे। पर एक्चुअल में अगर ये हो कि यमराज आए हैं, बोलो किस किस का नाम लिखवाना है, उनमें से शायद ही कोई सामने आके कहेगा मेरा नाम लिखवाओ मैं पीड़ा में हूं। तो कोई सीक्रेट आनंद निश्चित रूप से है। आप किसी चींटी को भी दर्द देते हो तो वो उससे बचने की कोशिश करती है, तो एक सहज प्रवृत्ति है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई छोटा निहित आनंद जरूर है। आपके पीड़ा में भी आनंद है। आप जब युद्ध कर रहे हैं, आपको घाव लग रहे हैं, तो कोई घाव का आनंद थोड़ी है, पर उस भाव का आनंद जरूर है कि मैं किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहा हूं। आप किसी मित्र के लिए रसोई के अंदर आपके पसीने चल रहे हैं, जो भी आप उसके थ्रू तपस्या के थ्रू गुजरते हैं, कौन सी चीज है जो आनंद देती है? ये भाव कि मित्र के लिए कर रहे हो। तो उसी तरीके से परमात्मा किस रूप में इसमें आनंद ग्रहण कर रहे होंगे वो तो परमात्मा जानते हैं। तो जब वो एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं तो ये इतनी सारी चीजें जो है ना वो एक्सप्रेशन के कारण आती है। तो जैसे ही कोई सत होता है उसके साथ चित भी उसमें इनग्रेन्ड होता है, और वो उन दोनों के साथ आनंद भी उसके अंदर अंतर्निहित होता है। मनुष्य के स्तर के ऊपर आते आते, क्योंकि हम तीनों से उसके, क्योंकि सत का असत बन जाता है, चेतना का अचेतनता बन जाता है, और आनंद का निरानंद बहुत तकलीफ बन जाती है यहां पे। पर ये लीवर भी है अपने आप में, ये हमको प्रेरित भी करता है कि जो आपका अंदर जो स्वरूप है, भाई आपने जो अपने आप को समझ रखा है, आपके अज्ञान के कारण भी आपके अंदर जो आत्मा है वो तो अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत है। भाई आप कहीं चले गए जहां आपको रास्ते का पता नहीं हो तो आपके साथ गाइड दे देते हैं ना, वैसे ही एक अंदर आपके चैत्य पुरुष बिठा रखा है, वो आपका गाइड है। इसीलिए इस जगत में जिस तरीके का है आपके असंतोष हो जाता है। आप जितनी भी आपकी इंद्रियों के भोग हैं वो करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज रहती है, वो कहती है नहीं इसमें तो चलो ये सारे काम भी कर लिए, पर जो असंतोष व्यक्त करती है उन सारी बाहरी चीजों में,
और जो आंतरिक चीजों में शुरू में चाहे वो कितनी भी मुश्किल या कैसी भी लगती हो, पर सुख उसमें लगता है उसको, तो कौन सा हिस्सा है? शरीर तो ऐसा महसूस नहीं करता, प्राण भी ऐसा नहीं महसूस करता। इनके द्वारा जो आपकी अंतरात्मा है वो महसूस करती है। और वो आपको धीरे धीरे जैसे ही आप कल्टीवेट होते हो, वास्तव में तो कल्टीवेशन किसको बोलते हैं? जो आपके स्थूल सेंसेस हैं, आपने भोजन किया, उससे ज्यादा सुख आपको अपने मित्र को भोजन दे के आता है। तो आपने अपना जो छोटा सुख है, खुद की जीभ का स्वाद, उसकी बजाय आपने अपने उस जो सुख लेने की प्रवृत्ति है उसको और थोड़ा सा परिष्कृत कर दिया। इसी तरीके से ये परिष्कृत करने का कोई लिमिट नहीं है। आप अपने सुख लेने की प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा परिष्कृत कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। भाई यहां तकलीफ पाने के लिए थोड़ी आई है आत्मा, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए आई है। तो चेतना जो है वो कोई भी चीज है, उसमें अंतर्निहित है। ये सारी इंटरट्वाइंड अपने आप में निहित चीजें हैं। इससे ज्यादा तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इस बात में कि जैसा हमको जगत दिख रहा है वो हमारी चेतना के कारण वैसा दिख रहा है, और वैसे ही नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं। अगर वो नियम ऐसे ही होते तब तो जिनको ओकल्ट नॉलेज है वो तो उन नियमों के अलावा भी काम करते हैं। अगर वो नियम जो आप जिसको नियम मानते हो वो ही अगर लागू होते तो फिर गुह्य विद्या का तो कोई अर्थ ही नहीं रहता कि आपने आंख बंद करके धरती के दूसरे कोने के ऊपर क्या चल रहा है उसको आप देख सकते हो। इसका मतलब कोई ऐसे उपकरण तो हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हो। तो ये बाध्यता तो नहीं है जिस चेतना में आप बंधे हुए हो, उससे मुक्त चेतना भी है। और उस चेतना के अंदर आपके जो नियम अभी जो लागू हो रहे हैं वो नियम लागू नहीं होते। कितने ऐसे लोग हैं संसार में जो भोजन नहीं करते, तो उनके ऊपर वो नियम ही लागू नहीं हो रहे। तो भौतिक शरीर है, उसकी भी जो आपको बाध्यता नजर आती है वैसी नहीं है उसकी। तो वैसे ही चेतना में परिवर्तन होते ही जिस तरीके से आप बंधे हुए महसूस करते हैं वैसा बंधन नहीं होता। तो अभी जिन नियमों से आप बंधे हुए हो वो आपकी चेतना के परिणाम हैं। तो करने का काम फिर बाद में क्या रह जाता है कि हमको इस बंधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी संभावना है कि हम एक दूसरी चेतना में जा सकते हैं, वहां ये लोअर जो नियम हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। आपके अगर पांव के अंदर जंजीरें हों तो आपको कितना का आनंद आएगा जीवन का, या आपके हाथ बांध रखे हों तो आपको कितना का आनंद आएगा। तो आप सबसे पहले तो अपनी जो बेड़ियां हैं वो खोलना चाहते हो। भौतिक स्तर के ऊपर भी हमारी बेड़ियां कितनी जबरदस्त हैं। हमारी आंखों की जो स्पेक्ट्रम है बहुत थोड़ा देखती है, ये तो साइंस कहती है। स्वाद लेने की भी हमारी बहुत सीमित क्षमता है, बहुत थोड़ा स्वाद ले पाते हैं हम, सूंघ बहुत थोड़ा पाते हैं। तो भौतिक स्तर के ऊपर भी हमारी इंद्रियां बहुत थोड़ा काम करती हैं, और जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तो हमारी बिल्कुल बहुत ही थोड़े रूप में काम करती हैं। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को इतनी छोटी या इतनी सीमित रखें। हमारे पास संभावना है कि हम उस चेतना में विकास करके, लोगों को डर ये लगता है कि पता नहीं चेतना में विकास करके क्या हो जाएगा। तो मां भी तो कह रही है कि मैं मूलभूत रूप से मेरे में अंतर ये है कि मेरी चेतना तुम्हारे से भिन्न है। तो आप जो अभी हो वो ही क्यों बने रहना चाहते हो? भाई आज अगर माँ और श्री अरविंद की चेतना का उदाहरण हमारे सामने है तो क्या हम इस चीज की अभिप्सा नहीं कर सकते कि हम उस चेतना में प्रवेश करें? भाई उनमें क्या कोई वो अलग जगत में रह रही थी या कोई अलग उसमें आश्रम में रह रही थी? बाहरी कंडीशंस तो वही थी। जिसके अंदर आश्रम का कोई एक जो वैतनिक कोई आदमी, जो सैलरीड कोई आदमी जो काम करता होगा, उसको जगत कैसा लगता था हम तो उसका नाम तक भी आज नहीं जानते। और वहीं माँ ने जो क्रिया करी, श्री अरविंद ने जो क्रिया करी है, वो उसी जगह पे उसी स्थान पे रह के जो क्रिया आज वो करके चले गए हैं, तो किस कारण से करी थी? क्या बाहरी परिस्थितियों के कारण करी थी? वो तो चेतना के कारण करी थी। तो ये हम सबके पास संभावना है, कम से कम इतना तो स्पष्ट होना चाहिए
कि ये जो लिमिटेशंस है उसमें हमको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम इनको स्वीकार करें। इनको छोड़ के अगर हमारे पास ये संभावना है तो कम से कम इसकी अभीप्सा तो करें। भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी प्रश्न ये आया, हम क्या करें इसके लिए? तो एक तो ये हम चर्चा जो कर ही रहे हैं, इसके माध्यम से पहले तो एक बौद्धिक स्तर के ऊपर हम इस बात को बार बार अपने अंदर बिठाने की तो कोशिश करें। भाई अभी तो हमारी चेतना में ये ही प्रवेश नहीं कर रहा कि वर्तमान जो तरीका हमारा जीवन का, उससे ही हम इतने ज्यादा प्रभावित हैं और उसी के अंदर इतने घुले मिले हैं कि ये बात तक भी नहीं उठती कि हम इससे अलग चेतना में हमको क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे वर्तमान जीवन के तरीके के ऊपर हमारा प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि भाई ये क्या तरीका है जीने का। और फिर मां से हम प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना तो सहज होगी। ये आप सोच के कोई गढ़ के थोड़ी प्रार्थना करेंगे मां से कि आपको ये वर्तमान स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप मां से ये प्रार्थना क्यों करेंगे कि मां मेरे को इस स्थिति से दूसरी स्थिति में लेके जाओ। अगर आपको ये स्थिति बहुत अच्छी लग रही है तो आप ये प्रार्थना कर ही नहीं सकते। ये प्रार्थना तो अंदर से तब आएगी जब वास्तव में आप असंतुष्ट होंगे इस स्थिति से, जब आपको ये लगेगा कि ये जीवन का कोई जीने का अच्छा तरीका नहीं है और बहुत सारी संभावनाएं हैं जीने की कि आप बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो जब वो संभावना होगी तब तो आप मां से प्रार्थना करेंगे। जब आप मां से धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे कि मां इस चेतना में आप लेके जाइए, स्वतः ही आप पाएंगे कि वो आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उनके प्रति खुलाव है, वो ही एकमात्र माध्यम है वो दूसरी चेतना आप में प्रवेश करे। भाई उनकी चेतना आप में प्रवेश करे, उसका क्या रास्ता है कि वहां से जो आ रही है आपके पास चैनल, उसको खोल दो आप। जो पानी की पाइपलाइन अगर बंद है, उसके थ्रू आपके अंदर नहीं आ पा रहा है, तो उसका क्या माध्यम हो सकता है? अभी उसको खोल दो, आने लगेगा। जो आपने खिड़कियां बंद कर रखी है, प्रकाश अपने आप प्रवेश करने लगेगा, क्योंकि चारों तरफ आप किसी यूनिवर्स में तो निवास कर रहे हैं। आप कोई अकेले तो है नहीं, आप पूरे जगत के अंदर हैं और जगत के अंदर उनकी शक्ति काम कर रही है। तो अभी आपने अपने आप को सीमित कर रखा है। तो जैसे ही हम अपने कपाट खोल देंगे, वो हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगा। तो मूलभूत प्रश्न अब शिक्षा में या जीवन में एक ही रह जाता है कि हम वो कपाट कैसे खोलें। उसी का हम ये प्रयास कर रहे हैं। उसको जितनी इंटेंसिटी से और सिंसियरिटी से करेंगे, धीरे धीरे कपाट खुलने शुरू होंगे। नए प्रश्न, नई विचार, नई चीजें, नए भाव और उनके आधार पे नए कर्म। तो जैसे ही भाव चेंज हो जाएंगे, जगत चेंज हो जाएगा। उसी स्थान में भाई कोई स्थान थोड़ी परिवर्तित हो रहा है। यहां भी जब हम रह रहे हैं, या हम जो आज जो बातें कर रहे हैं, हम जिन इश्यूज में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी आम व्यक्ति से हम बात करें तो वो कहेगा इसका लाभ क्या है, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे लिए जो हमारी एस्पिरेशन है, जिस चीज की हम अभिप्सा कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक आम व्यक्ति को हम कभी भी इस चीज का महत्व बता नहीं सकते। तो जैसे ही आप इसके अंदर अधिकाधिक प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए जगत खुलता जाएगा। और जिन लोगों ने इस पथ के जो बातें बताई है और जो नज़ारे बताए हैं, जैसे किसी ने कश्मीर के बारे में जो वृत्तांत बता रखा होगा या किसी स्थान के बारे में बता रखा होगा, आप पढ़ भी लेते हैं, पर जैसे ही उस स्थान के ऊपर जाते हैं, देखो वो वर्णन आपके लिए सजीव हो उठता है। उससे पहले आप उसको कितनी भी बार पढ़ो, आपको अच्छा भले ही लग सकता है एक साहित्य के रूप में या एक कल्पना के रूप में। जैसे कोई स्थान की आपने कल्पना करी, स्वर्ग की आपने जो है वर्णन आया, तो आप कल्पना करते हैं, कल्पना के स्तर पे हो सकता है कि आपको कल्पना करके अच्छा लगे। पर अगर आप उस स्थान पे चले जाते हैं तो वो जो वर्णन है आपके लिए जीवंत हो उठता है। तो वैसे ही जब आप आरोहण करते हैं चेतना में, तो जो जो पुस्तकों में वर्णन आया, वर्णन तो उसी चीज का आया है ना, यात्रियों का जो इस पथ पे गए हैं चेतना के मार्ग पे। वो वर्णन तब वर्णन नहीं रहता, वो आपके लिए सजीव हो उठता है। नहीं तो मेरे को ये बताइए कि खाली पुस्तकों के सहारे थोड़ी जीवन जी सकता है कोई। कि किसी ने माँ और श्री अरविंद की खाली पुस्तक पढ़ी, वो तो बड़ा पेनफुल हो जाए। क्योंकि आपको अगर जगत को डील करना है, तो जब तक आपके लिए वो जीवंत नहीं होती वो चीजें,
तब तक तो वो अव्यावहारिक रहती हैं, तब तक सिद्धांत के रूप में तो ठीक है, पर जीवन में तो आप तकलीफ पाते हो भाई। जब तक वो व्यवहार में नहीं आती तब तक तो आपके लिए सिद्धांत रूप से है और वो जीवंत नहीं होती। और यही बात सारी शिक्षाओं के साथ है, इसीलिए आदमी परेशान रहता है और जीवन में एक विभेद आ जाता है। जो सच्चा आदमी है उसके जीवन में बेचारे के परेशानी आ जाती है फिर बाद में, क्योंकि वो चाहता तो उस सिद्धांत के हिसाब से जीना है, पर वो उसको प्रैक्टिकल लगता नहीं है, तो उसके तकलीफ हो जाती है कि जीवन जिए कैसे। भाई आपका मन तो अटक रहा है पकौड़ी के अंदर, सिद्धांत के रूप में आपने नहीं मेरे को ये ग्रीड रखना, तो आप एक बार अपने आप को कंट्रोल करोगे, 2 बार करोगे, सोचो कितना संघर्ष पैदा हो जाएगा आपके अंदर। यूं तो आप सोचते थे कि मेरे तो ये विचार कभी पकौड़ी का आता ही नहीं था, पर आज जैसे ही ये मैंने ये संकल्प किया कि मेरे को आज से ये पकौड़ी नहीं खानी है, तो सारे दिन उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो सोचो कितना जीवन में ये छोटी छोटी चीजों का ही संघर्ष बनना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें कोई बात है तो ठीक है नंद किशोर जी, इसमें कोई आपका प्रश्न है? नहीं तो अपन आगे चलते हैं अभी इसके अंदर। हाँ भैया, आगे चला जाए। ठीक है, तो इसमें एक एक पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। इसका पेज नंबर है 18। इसमें वैसे तो जितनी चर्चा हुई है उसके आधार पे अब ये मेरे ख्याल से तो अपन सहज रूप से इसमें चल पाएंगे, तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। विनीता आप पढ़ सकते हो क्या इसको? एक एक पैराग्राफ पढ़ के अपन इसका थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा करके, और ये अपना एक टॉपिक की व्हाट इज कॉन्शियसनेस और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम कर पाए तो अच्छा रहेगा। आप पढ़ सकते हो अभी? मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, आप शुरू कर कीजिए। और ये पहले वाले का क्या अर्थ है, उसमें अगर किसी के प्रश्न होगा तो अपन लेंगे, अदरवाइज इसका एक समरी या फिर कोई अर्थ है वो भी आप साथ में एक एक पैराग्राफ का बता दीजिए। और उसमें कोई चीज नहीं समझ में आएगी या आपके अर्थ में, या मेरे को ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, तो मैं बीच में इंटरवीन करूंगा, नहीं तो हम इसको एक एक पैराग्राफ लेते चलते हैं। जी, तो ये कॉन्शसनेस एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, there are two things to be considered: consciousness and the instruments through which consciousness manifests. Let us take the instruments. There is the mental being, which produces thoughts, the emotional being, which produces feeling, the vital being, which produces the power of action, and the physical being that acts. तो इसमें दो चीज़ों की जो बात बताई गई है कि चेतना और उसके उपकरण, और उसके बाद 4 सत्ताओं की भी बात है जो इसके उपकरण हैं, जो मनोमय कोश या मन की सत्ता, भावनात्मक कोश भावना की सत्ता, प्राण की सत्ता और शरीर की सत्ता। तो पहले चीज़ें जो आती हैं वो मन में आती हैं, मन से विचार बनता है, विचार में फिर प्राण जो है उसको थोड़ा अपने स्तर पर उसको उसमें कुछ अपनी बात जोड़ देता है और उसको क्रिया में लाता है शरीर। जी, यानी ये ठीक है। इससे अगला पैराग्राफ, द मैन ऑफ जीनियस में यूज एट ऑल, द मैन ऑफ जीनियस में यूज एनीथिंग एट ऑल and make something beautiful because he has genius.
but give this genius a perfect instrument and he will make something wonderful. Take a great musician, well, even with a rest piano and missing notes, he will produce something beautiful. But give him a good piano, well tuned, and he will do something still more beautiful. The consciousness is the same in either case, but for expression, it needs a good instrument, a body with mental, vital, psychic, and physical capacities. इसमें ये बताई गई है कि जो विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों की भी करने में सफल होते हैं जो सर्वोत्तम होती हैं, सुंदरतम होती हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, क्योंकि उनमें वो विलक्षण प्रतिभा होती है। लेकिन ये जो विलक्षणता है, यह एक ऐसा उपकरण है जो आम को खास बना देता है। समझें कि एक जो संगीतज्ञ है, जो अच्छा संगीत का जानकार है, वह एक खराब पियानो से भी अच्छी रागनी निकाल पाने में समर्थ होता है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा पियानो दे दिया जाए तो फिर उसका क्या कहना, वो अपना सर्वोत्तम प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। इस तरह से यह चेतना जो है, उसको अगर अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छा प्राण, अच्छी भावनाएं मिले तो वह यह एक विश्व में एक आश्चर्यजनक चीज करने में यह चेतना समर्थ होती है। जी, इसमें किसी के कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तो इसका सार यही है कि जो जीनियस आदमी है वो किसी भी चीज का कुछ भी बना सकता है। उसको कोई टूटी फूटी चीज भी दे दोगे, या कोई संगीतकार है एक तारे के ऊपर, एक स्वर के ऊपर भी पूरा संगीत कर सकता है, और जो नौसिखिया है उसको आप विश्व का सबसे अच्छा पियानो भी दे दोगे तो भी वो उसका क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। पर यही जो जीनियस व्यक्ति है, इसको आप अगर बहुत परिष्कृत और अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे देंगे तब तो वो कोई विलक्षण चीज प्रोड्यूस कर पाएगा। इसीलिए जो चेतना है उसके उपयोग के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना आवश्यक है। पर अब इसमें एक समस्या है। देखिए, इसमें समस्या ये है कि जैसे ही हम ये कहते हैं कि मेंटल बीइंग वो अच्छा मिलना चाहिए उसको, और वाइटल बीइंग या इमोशनल बीइंग है वो उसको अच्छा सुदृढ़ मिले, और फिजिकल बीइंग वो उसको सुदृढ़ मिले, तो कौन से को अच्छा कहें, कौन से को अच्छा नहीं कहें, ये निर्णय, ये प्रैक्टिकल इश्यूज की बात है। पर यहां तो माँ एक ओवरऑल व्यू दे रही है या एक कोई परिप्रेक्ष्य हमको दे रही है, वो तो इन इश्यूज में जा नहीं सकती। इसलिए माइंड तो बहुत अच्छा मिलता है देखिए लोगों को, पर वो उसका क्या करते हैं। दूसरी बात ये कि जो विलक्षण लोग हैं वो आते तो उन्हीं परिवारों से हैं जिनमें आम लोग रहते हैं, और उनके परिवार में भी अगर हम देखें तो कैपेबिलिटी जो व्यक्ति जहां से आरंभ करता है वो अपनी क्षमताओं के आधार पर आरंभ नहीं करता है कि उसकी मानसिक कैपेबिलिटी कोई बहुत अच्छी रही हो। क्योंकि अगर आप इस चीज को पढ़ें तो श्री अरविंद जब अपने लेख लिखते थे आर्य के अंदर, या श्री अरविंद पहले तो वंदे मातरम में लिखते थे ना, आपको अगर पता हो तो पहले तो श्री अरविंद और अखबार चलाते थे,
और अखबार भी कैसा चलाते थे वो तो आप पढ़ेंगे तो वो तो एक पूरा साइड इशू है कि सबसे ज्यादा जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुभता था आंख के अंदर कोई नाम, तो वो है श्री अरविंद, क्योंकि वो तो पूरी प्रणाली बताते थे। और भारत के ही कुछ अखबार या जो जिस तरीके की थी, वो ये कहते थे कि ये इतने चतुराई से लिखते हैं कि ये सारी बात कह भी जाते हैं, इनके ऊपर सिडिशन का कोई केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा के ऊपर तो उनका बचपन से कमांड था। जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है, बहुत सारी भाषाओं पे बचपन से इतना कमांड था कि वो उसके अंदर कविताएं तक भी लिखते थे। तो वो वहां उनके लिखते समय, अभी मैं वही वॉल्यूम पढ़ रहा था, तो कुछ जो एडिटर्स थे उनके साथ, उनकी भी भाषा शक्ति इतनी अच्छी थी कि कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते थे कि ये श्री अरविंद ने लिखा है या अमुक उस व्यक्ति ने लिखा है। बहुत एमिनेंट लोग थे, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आपको बोलना है, वो तो हर बहाना ढूंढेंगे आपको जेल में डालने का या काला पानी भेज देने का। श्री अरविंद को भी तो इसीलिए आदेश प्राप्त हुआ था। सिस्टर निवेदिता ने पहले तो उनको बोला था कि आप चले जाइए ये जगह छोड़ के, अब नहीं तो आपको ये डिपोर्ट करेंगे, ये उठा के आपको काला पानी भेजने वाले हैं। इवन पांडिचेरी जाने के बाद तक भी हमेशा, क्योंकि पांडिचेरी तो फ्रेंच टेरिटरी थी उस टाइम, इसलिए श्री अरविंद वहां गए थे कि ब्रिटिश जो है उस शासन की बजाय कोई ऐसी जगह जाओ जो ब्रिटिश मेरे को पकड़ नहीं पाए। तो भी आश्रम के कॉर्नर के ऊपर भी गुप्तचर हमेशा ही बिठाए रखते थे कि कब कोई ऐसी घटना हो कि श्री अरविंद को पकड़ के तुरंत जेल में डाल दिया जाए। ये तो बात तक की भी स्थिति है। तो ऐसे विलक्षण लोग थे जिनकी राइटिंग कैपेबिलिटी, सोचने समझने की कैपेबिलिटी, ये सारे तथ्य निकल के आते हैं। हम खाली इन्हीं बातों को पढ़ते हैं, पर जब पूरा लिटरेचर हम एक सही परिप्रेक्ष्य में श्री अरविंद का और मां का जब हम पढ़ते हैं, भाई जब हमको पूरा बैकग्राउंड पता हो कि किस आधार के ऊपर वो कौन सी बात कह रहे हैं, संस्कृति के विषय में वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, जब तक कि आपने खुद उसके अंदर प्रवेश नहीं किया हो तब तक तो आप वो मर्म जान नहीं सकते ना, कि कौन व्यक्ति कौन सी बात किस कारण कह रहा है। परिवार में या नॉर्मल जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है तब अपन तुरंत कहते हैं अरे भाई इसके ये दिक्कत है बेचारे के, इसलिए उसने आपको इस तरीके से कह दिया होगा, या कल उसके साथ ऐसी बड़ी घटना हो गई इसलिए आज वो परेशान था इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। जब हमको किसी चीज का बैकग्राउंड पता होता है तो हम बेटर पोजीशन में होते हैं उस व्यक्ति की बात या उसकी दशा या उसके भाव को समझने में। तो वैसे ही जब ये मां कह रही है तो उस चीज में वो क्यों बोल रही हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड हो, तो डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट होने के बाद भी हमको ये समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम कहें किसको डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिए। श्री अरविंद के समय उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो बहुत काबिल थे, बहुत ही काबिल लोग थे, क्योंकि श्री अरविंद ने अपने जो काम है पब्लिशिंग का, वो सिस्टर निवेदिता का नाम तो आपने सुना है, जो उनकी विवेकानंद जी की शिष्या थी। तो उनको ये पब्लिशिंग का काम संभलवा दिया था और वो बहुत एमिनेंटली वो भी संभाल रही थी उस चीज को। तो ये जो चीजें हैं, कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद जो चेतना का प्रादुर्भाव हम श्री अरविंद के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि जहां तक हम इमोशनल बीइंग की और चीजों की बात कर रहे हैं तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो बहुत एवरेज था। जिस तरीके की मेरे लिए ये, क्योंकि अभी मैं यही पढ़ रहा हूं, लोगों ने श्री अरविंद के विषय में बायोग्राफीज लिखी हैं अलग अलग, या अलग अलग लेख लिखे हैं, और इतना उनको बढ़ा चढ़ा के चीजों को कहा है, तो श्री अरविंद का बार बार खंडन कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम कहो मैं कर्तव्य परायण रहा हूं, तो मैं कभी भी, मैंने तो कभी न मेरे पिता के लिए या किसी भी चीज के लिए मैं कोई अच्छा कर्तव्यनिष्ठ या कोई इस तरीका का लॉयल व्यक्ति नहीं रहा हूं। जिस तरीके के रंग आप मेरे में भरना चाह रहे हैं, मेरा जीवन वैसा कहीं नहीं रहा। स्वयं आप अगर दिलीप मोहन रॉय ने श्री अरविंद को कितने पत्र लिखे, और उन पत्रों में वो कहते हैं गुरुदेव आपको क्या समस्या है, आपको क्या जोर आता है,
आप तो दिव्य चेतना में है, इसलिए आप ऐसी बातें कर सकते हैं। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि मनुष्य जाति में किसी ने भी उतनी पीड़ा या उतनी तकलीफ या उतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना कि मैंने किया है। श्री अरविंद ने जो एक नया आयाम खोला है सुप्रामेंटल का, आप एक विचार तो नया नहीं खोल सकते बिना संघर्ष के। एक मूलभूत विचार जो पृथ्वी की पूरी संभावना को, सारी चीज को परिवर्तित कर देता है। और ये तो पूरी आध्यात्मिकता को एक नया दिशा, एक नया संदेश, एक नया उद्घोष उन्होंने दिया है। तो जब हम सारे लिटरेचर को, हम श्री अरविंद को पढ़ते हैं, तो बहुत क्लियर और बहुत अलग पिक्चर जो सामान्यतः जो हमको सुनने में आती है उससे बहुत अलग पिक्चर है। जो हम सामान्यतः सुनते हैं श्री अरविंद और मां के विषय में, उसका सच्चा परिप्रेक्ष्य या सच्चा हमको मीनिंग तो तब समझ में आता है जब हम पूरे बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि वो कहां से आए हैं, उन्होंने क्या किया है, और उसके लिए हमारी पात्रता भी होनी चाहिए समझने की। ये थोड़ी खाली वो पुस्तक पढ़ने से वो उतना हो जाएगा, पर हाँ कम से कम वो पढ़ने से उतने में हमको एक एटलीस्ट वो मटेरियल होगा जिसके ऊपर हम समझ पाएंगे कि किस आधार पे ये सारी चीजें कह रहे हैं। तो जहां तक ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी कोई इतनी सिंपलटन बात नहीं है। क्योंकि आप अगर कहो माइंड बहुत अच्छे से विकसित हो, किसको कहें हम विकसित? आज जो किसी पार्टी का प्रवक्ता टीवी के ऊपर बैठता है, देखिए किस तरीके के तर्क वितर्क करते हैं सारे दिन। न्यूज चैनल्स के ऊपर जिस तरीके के वो तर्क देते हैं या जिस तरीके की चर्चा परिचर्चा होती है, हम उसको मानसिक विकास कह सकते हैं? वो तो उसका कोई लेन देन ही नहीं है मानसिक विकास से। तो पहले तो हम इनको, इन शब्दों के भावार्थ में हमको जाना पड़ेगा कि माइंड का ये काम नहीं है कि मेंटल बीइंग का वास्तव में सच्चा विचार। तो सच्चा विचार किसको कहें? अब एक विचार अगर ये आया कि वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे होना चाहिए, हम एक छोटा सा इसका उदाहरण लेते हैं कि अभी जो एक विचार चल रहा है कि कह रहे हम विकास करें, विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास करना चाहिए, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना चाहिए भारत को। तो ये तो हम रात दिन पढ़ते हैं, हम भी सोचते हैं हाँ अभी भारत को तो ऐसा होना ही चाहिए। तो अब इस विचार को ही अगर हम मानसिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ा के देखें तो वास्तव में हमारी, और ये किस चीज से आकलन करते हैं? ये आकलन किस चीज से करते हैं? जो रात दिन टीवी पे बैठते हैं वो कहते हैं नहीं भारतीय जो इस टाइम जो है हमारी जीडीपी इतने परसेंट बढ़ी है, हमारी जीडीपी इतने परसेंट कम हो गई है। रात दिन जो डिबेट होती है, जो इस सरकार के ऊपर पक्ष में या विपक्ष में जो तर्क देते हैं, वो ये कहते हैं पिछली सरकार के अंदर इस दर से 6% की दर से बढ़ रही थी, आपकी सरकार के अंदर तो 2% पे लिया है आप। ये कहते नहीं हमारे प्रोजेक्शन से 12% के ऊपर लेके जाने का। तो इनका मापदंड क्या है कि जीडीपी क्या है, और जीडीपी नापते किस चीज के ऊपर है? भाई जो आपके जीडीपी जो नापते हैं, आपके क्या तो सर्विसेज हैं, आपके देश के अंदर क्या तो सर्विसेज सेक्टर है, क्या आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, 2 के आधार के ऊपर ही आप करते हो, इनको नापते हो आप। तो इसमें प्रोडक्शन, आप कोई भी देश विकसित कौन सा होता है जिसके अंदर सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस के अंदर हो? विकसित देश तो वही होता है जिसके अंदर सर्विसेज ज्यादा हो। अब सर्विसेज जो हैं, सर्विसेज बोले तो कौन सी? जैसे आप मेडिकल सर्विसेज हैं, तो उसमें आप वैसे तो कोई भोजन तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे ना। अब कोई नर्स है, प्रोडक्शन थोड़ी कर रही है कोई चीज का, या कोई टीचर है कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, या कोई ऑपरेटर है वो कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, या कोई पुलिसमैन है या वकील है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो आप जब जीडीपी को मापते किस पे हैं? आपका उसमें जीडीपी में ज्यादा भाग, अगर विकसित तो आप हो तो ज्यादा भाग आपकी सर्विसेज का होता है। अब सर्विसेज के अंदर किस चीज पे निर्भर करता है? आप पुलिसमैन को अगर 5 गुना तनख्वाह दे दोगे तो आपकी जीडीपी देश की 5 गुना हो गई।
तो इससे क्या देश 5 गुना विकसित हो गया? आपने किसी नर्स को 5 गुना तनख्वाह दे दी और 5 गुना खर्चा कर लिया देश का, तो वो तो जीडीपी में काउंट हो गया। तो क्या देश 5 गुना प्रगति कर गया? या किसी टीचर को आपने 5 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा दे दिया, तो देश तो 50 गुना प्रगति कर गया। तो ये एक मानसिक रूप से तुरंत ये समझ में आता है कि ये मापदंड या ये जोड़ बाकी करने का तरीका बिल्कुल गलत है। भाई आपके परिवार में 2 जने रह रहे हैं, सपोज पति पत्नी रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो एक ही जने की इनकम है वो जुड़ रही है। अब क्या किया, 2 जनों ने काम करना शुरू कर दिया, पति ने और पत्नी ने दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, जीडीपी डबल हो गई। पर उसके परिणाम क्या हुए कि घर की व्यवस्था है, उसके लिए क्या तो उसमें थोड़ा सा उसका असर आएगा। आपके जो बच्चे हैं उनको न माँ का समय मिल पाएगा न पिता का समय मिल पाएगा, उसके लिए आपको एक मेड रखनी पड़ेगी, तो जीडीपी 3 गुना हो गई, क्योंकि एक की आय और जुड़ गई उसके अंदर। तो पहले खाली एक जना काम कर रहा था, अब पत्नी भी कर रही है, और उसकी एवज में घर संभालने के लिए आपको एक मेड की भी जरूरत पड़ रही है, बच्चों के लिए एक बेबी सिटर की जरूरत पड़ रही है। इसके अंदर आपके जो डिफरेंसेस आएंगे सोशल सिस्टम में, उसके लिए आपको कोर्ट्स की भी जरूरत पड़ रही है और उसके लिए पुलिसिंग की भी जरूरत पड़ रही है। तो हमारा मानसिक बीइंग तो तुरंत क्या कहेगा, अरे भाई इन चीजों को तो कोर्ट अगर कोई देश के अंदर बहुत ज्यादा है तो क्या ये प्रगति का मानक है? या किसी देश के अंदर हर चौराहे नुक्कड़ के ऊपर या हर गली के अंदर या हर बिल्डिंग के सामने सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, हर क्लासरूम में मैंडेटरी कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए। अब वो शिक्षा हुई? मतलब आप ये तो सोचिए कि डिबेट किस चीज के ऊपर हो रही है। हम क्या इसको मानसिक डेवलपमेंट कहें या मन का बिल्कुल ही इंपोवरिशमेंट कहें कि इतना गरीबी के अंदर हम आ गए? तो समझदारी की बात क्या है कि पुलिस हटाओ। अगर आपका सच्चा डेवलपमेंट है तो पुलिस बढ़ाना कोई डेवलपमेंट का मानक हो सकता है क्या? तो ये बात कोई नहीं कर रहा। आप वकील बढ़ा रहे हो जगह जगह, तो वकील क्या कभी कोई डेवलपमेंट का माध्यम हो सकता है? तो जितने आपने मानक तैयार कर रखे हैं देश के लिए कि हमने ये चीजें करी हैं, भाई आप अगर आपको काम करने के लिए 2.5 घंटे ट्रेवल करना पड़ रहा है और 2.5 घंटे वापस आते हो आप, या 1 घंटे आप ट्रेवल कर रहे हो सिटी के अंदर, तो आपके जीवन में क्या ऐड कर दिया उस बात ने? आपकी प्रसन्नता में क्या बढ़ा दिया उसने? आपके जो जीवन की क्वालिटी है उसमें क्या ऐड कर दिया उसने? प्रदूषण बढ़ा दिया, टेंशन्स बढ़ा दी, जीवन के अंदर समस्याएं ला दी। तो जो जितनी जितनी चीजें हैं जिनके ऊपर डिबेट हो रही है, पर सच्ची डिबेट ये तो हो ही नहीं रही। तो मन का सच्चा जो उपयोग है वो तो ये समझने के लिए है कि ये हम किस ओर जा रहे हैं। ये उदाहरण क्या मेरे ख्याल से तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो जब कोई भी ये डिबेट करता है कि ये इतने ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, ये तो भगवान की कृपा है कि ये नहीं हो रही, नहीं तो सारे मर जाएंगे। भी वो ट्रिलियन इकोनॉमी किस चीज पे करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे? या सर्विसेज बढ़ाएंगे, किस चीज की सर्विसेज बढ़ाएंगे? अरे भी बैंक के अंदर कोई लेन देन कर रहा है तो कोई चीज अगर होगी तो लेन देन करेगा ना। या आप किसी चीज का हिसाब किताब रख रहे हो तो हिसाब किताब भी कोई चीज, अल्टीमेटली कोई तो चीज होगी जिसका आप हिसाब किताब रख रहे हो। तो जितनी भी सर्विसेज हैं किसी चीज पे तो आधारित रही होंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रकृति है उसका दोहन करोगे उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आप दूषित करोगे चीजों को, आप प्रकृति को दूषित करोगे, आप वातावरण को दूषित करोगे, और उसके परिणाम क्या है आपके देख लो आप। भाई आप इतने ज्यादा प्रगति कर चुके हो कि शांति से आप परिवार में बैठ नहीं सकते। आपके दादाजी का या उनके पिताजी का आपको नाम पता नहीं है, परिवार के आपके क्या संस्कार हैं वो पता नहीं है। मतलब जो बेसिक आपके जो एक परिवार की बॉन्डिंग है वो खत्म होती जा रही है। एक दूसरे का जो विश्वास है, जिसको सद्गुण कहें, मनुष्य होने के लिए इतनी टेंशन में होना जरूरी है। तो अगर हम माइंड की भी बात करें तो वो इन मूलभूत विचारों में जाना शुरू कर देता है। वैसे ही इमोशनल बीइंग है, जिन इमोशंस की हम बात करते हैं वो उसकी सच्ची सीट नहीं है। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल बीइंग क्या है,
मेंटल बीइंग का ये उदाहरण दिया, इतना तो आप लोगों के समझ में आ रहा है क्या? अभी एक छोटे से परिप्रेक्ष्य से आपके समझ में आ गया कि ये सारी जितनी भी डिबेट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि जिस आर्थिक विकास की बात करी जा रही है वो पहले तो असंभव चीज है, क्योंकि भगवान की कृपा है, और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए तो आप मर जाएंगे, क्योंकि इतना विष पूरे में हो जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर भी ये आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सब में आजकल वो आना शुरू हो गया, इतना खराब है। वो कहते हैं कि घर के अंदर रहो, सुबह सुबह बाहर एक्सरसाइज करने मत जाओ, क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी खराब है। और ये दिल्ली वगैरह की बात नहीं कर रहे, ये तो कोई रिमोट एरिया में झुंझुनू की बता रहा हूं मैं, जहां वो कह रहे हैं एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि आप बाहर मत जाइए, घर के अंदर रहिए। और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो दिन के अंदर कीजिए, जब बिल्कुल धूप हो, उस समय करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका कुछ सुधर जाएगा, पर सुबह और शाम तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये क्या प्रगति के मानक हो सकते हैं क्या? प्रगति के ये निशानी है, हमको दूध नहीं मिल रहा सही, हमको सब्जी नहीं मिल रही, हमारे जो बच्चे हैं वो हार्ट में छेद लेके पैदा हो रहे हैं, या फिर जिनके कैंसर लेके पैदा हो रहे हैं, अस्थमा लेके पैदा हो रहे हैं, उनको देख देख के लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब पूरी की पूरी ट्रेनें जो हैं उनका नाम कैंसर ट्रेन कर रखा है। अजमेर एक जो ट्रेन जाती है उसका जो नाम दे रखा है कैंसर ट्रेन। एक सेकंड, तो ये विचार मानसिक रूप से जैसे ही, अब मानसिक चीज खाली मैंने तो एक छोटा सा विचार दिया है, एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो कितने टॉपसी टर्वी हैं। तो एक सच्चा विचार सारे के ऊपर कैसे प्रकाश ला देता है। एक 5 मिनट की बात अगर आप इसको सच्चे रूप से समझ जाओ तो आप ये समझ जाओगे कि हम जिस दिशा में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश जो नारे लगा रहा है और जिसके ऊपर सारी पार्टियां कोई उसके पक्ष में या विपक्ष में बातें कर रही है, वो तो ये लगता है बिल्कुल फॉल्सूट चल रही है, ये तो बिल्कुल मिथ्या चल रही है सारी चीजें। तो ये बात क्या सारों के समझ में आई? जीतू ये बात समझ में आती है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक उदाहरण दिया मैंने। 100% समझ में आई पंकज, 100%। तो आर्थिक विकास जो जिसको हम आर्थिक विकास कह रहे हैं, पहली बात तो संभव नहीं है। एक दूसरे, हम अगर उसको एक ऐसी अच्छी चीज मान रहे हैं तो ये हमको बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि ये एक असंभव चीज है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये संभव कब, अगर हम इसका उदाहरण ले कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऐसा था, तो वो आत्मा के ऊपर आधारित होने के कारण आपकी प्रगति हो सकती है। मेरा आपसे प्रेम हो तो हमारी जो वर्किंग है वो बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं 1 और 1 11। पर मेरे को आपका विश्वास नहीं हो, हाथ हाथ को काटने आ रहा हो, तो एक ही पूरा नहीं बनता। इसीलिए आपका समाज, आपकी प्रगति, आपकी जो डीपर वैल्यूज हैं, कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर निर्धारित करती है। फिर घूम के बाद, अब इतनी बातें हमने करी तब जाके ये समझ में आता है कि सारी चीजों के मूल में आपकी जो चेतना है। अदरवाइज आप कहें करप्शन के लिए, अरे भाई मूलभूत रूप से आप करप्शन से पूरी तरीके से आप में वो चीज है, क्योंकि जिसको आप करप्शन कहते हो वो तो आपकी सांस लेने की पद्धति है। अगर मैं कहूं कि आपका सांस मैं कोई भी तरीके से बंद करना चाहता हूं, आप कोई भी मार्ग से सांस ले रहे हो, उसको अब करप्शन बोलते हैं। क्योंकि जिस तरीके के नियम बनाने की कोशिश चल रही है वो मानसिक तरीके से इनके जो छोटे मन है उससे बनाने की कोशिश करते हैं। आप जितना अगर कमा नहीं रहे, वो सारा अगर सरकार टैक्स के रूप में ले ले, तो आप क्या करोगे? टैक्स की चोरी करने की को तो कोशिश करोगे। और मान लिया आपसे टैक्स जो है बहुत नॉमिनल भी टैक्स ले रहे हो, पर आपको अगर ये पता चल जाए कि वो टैक्स का सारा पैसा और टेररिस्ट के काम में आ रहा है,
तो समझदारी फिर किस चीज में हुई कि आप एक पैसा सरकार के पास नहीं जाने दो। तो सारी एक्सपर्टीज आज सीए की किस चीज में लग रही है? सीए क्या कर रहा है सारे दिन? तो वो माइंड का काम थोड़ी है जो सीए कर रहा है वो। अरे भाई मेंटल बीइंग का काम थोड़ी है वो। जिसको हम विचार की बात करें तो कोई वकील कर रहा है, वो कोई मेंटल बीइंग थोड़ी है। या जो जिस तरीके की जज की या जिस जो सारी प्रणाली हमारा शासन तंत्र जो काम कर रहा है, मेंटल शब्द जो है माइंड, जो मन है तत्व की बात करें तो सीए क्या करता है? मन है तत्व का काम करता है। या दुकान पे बैठ के अपन सारे दिन करते हैं, वो क्या करते हैं? जो खरीदारी करने जाता है वो कौन सा विचार लेके जाता है? तो हमको इनका प्रैक्टिकल सेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ये शब्द जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है भी हम पता नहीं कौन से लोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द तो हमको कहीं नजर नहीं आते। तो प्रॉब्लम इन शब्दों में थोड़ी है, प्रॉब्लम हमारे डाइजेशन पावर में है। भाई हमको सही चीज या कोई भी चीजों का पता है ही नहीं। हमने उन नामों से पता नहीं क्या क्या समझ रखा है। माइंड से हम क्या क्या समझ बैठते हैं, इमोशनल बीइंग से क्या क्या समझ बैठते हैं, और फिजिकल बीइंग से पता नहीं हम क्या क्या समझ बैठते हैं। तो प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी परिभाषाओं की है। तो भाई अब गाय के नाम से मेरे दिमाग में गधे की पिक्चर आए, तो अब गाय का वर्णन कभी भी सटीक गधे के ऊपर कैसे उतरेगा ये बताओ? तो प्रैक्टिकल समस्या हो जाएगी कि गाय दूध देती है। अब आप ये बात गधे के ऊपर सटीक उतारो, कहते यार पच तो नहीं रही, अब ये बात तो उतर ही नहीं रही गले, क्योंकि आपके मन में तो आपने, अब मैं एक चीज कह रहा हूं आप दूसरी चीज समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जब इन्होंने विनीता उसने स्नेहा ने अपराजिता ने इन्होंने जब बात करी थी इस क्लास के लिए, इसी आधार पे मैंने शुरू किया। मैंने कहा समस्या, उन्होंने तो कहा कि आप कोई इस तरीके का सेशन ऑर्गेनाइज करो, कोई आप हमको इस कोई टॉपिक के ऊपर बोलिए। मैंने कहा बोलने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बोल के आप जो चीज समझेंगे वो तो आप वही समझेंगे जो आपको समझना है। चाहे अपन 10 क्लास भी कर ले लेते हैं तो भी जब प्रश्न अपन करते हैं वही चीज अपन बोल रहे हैं जो अपने को समझना है। तो बेसिक समस्या तो हमारी दूसरी जगह है। तो मैंने कहा अगर तुम वास्तव में फंडामेंटल काम करना चाहते हो तो हमको उस उपकरण को थोड़ा सा परिष्कृत करना पड़ेगा जिसके माध्यम से ये चीज आ रही है। भाई आपके दरवाजे से कोई चीज एंटर करती है और उसमें ही कोई गंदगी मिला दी जाती है, तो आपके पास इससे पहले कि मैं कोई अच्छी चीज भिजवाऊं, पहले तो ये कहेंगे अरे तेरा वहां जो एंट्री पॉइंट के ऊपर जो वहां गंदगी पड़ती है उसके ऊपर, या आपके घर के ऊपर कोई नाला खुला हुआ है वहां से गंदगी गिर रही है, तो इससे पहले कि कोई उसमें से प्रवेश करे आप ये कह रहे यार ऊपर से इसको बंद करो पहले तो इसलिए अपने अंदर कोई भी अच्छी चीज आए इसीलिए तो आ नहीं पाती, और आती है तो वो दूषित हो जाती है। तो मैंने कहा मूलभूत करने का काम यह है कि कम से कम थोड़ा मेंटल रूप से परिष्कृत तो किया जाए कि हम जो पढ़ें वो कुछ तो पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये एक पैराग्राफ में ये इसको इस तरीके से आप सोचिए कि वो बोल रहे हैं कि उसको अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, पर इंस्ट्रूमेंट कहें किसको? मेरा तो एक मूलभूत प्रश्न ये है, किसको कहें इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि हम जिसको मान रहे हैं तर्क के ऊपर तो इतने अच्छे अच्छे तर्क दे रहे हैं लोग। देखिए राम मंदिर के विषय में जो पूरा निर्णय आया है, मतलब सैकड़ों पेजों का निर्णय है वो, जो जब आया था वो, और उसके फॉर और अगेंस्ट कैसे कैसे निर्णय दिए गए हैं आप देखिए तो सही। और ऐसे ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी उसके पक्ष में या विपक्ष में, मतलब माइंड का जो उन्होंने डिस्प्ले दिखाया है तो उसको माइंड कहें हम। मतलब कितनी कुत्सित बुद्धि है, कितनी विकृत बुद्धि है। वो ये प्रूव करना चाहते, मतलब जहां जो उनके कन्वीनियंट होता है वहां वो ये कहना शुरू कर देते हैं। कहीं तो वो ये डाउट कर लेते हैं या ये प्रश्न लगाते हैं राम थे या नहीं थे। आप माइंड किसको कह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं सेक्युलर, आप देखिए देश के अंदर हिंदू के विषय में कोई बात कही जाती है तो उसके लिए क्या होता है। और जैसे ही आप मोहम्मद साहब के विषय में अगर कोई लंदन में भी पोस्टर अगर लग जाता है या कहीं पोस्टर लग जाता है तो यहां भारत में हिंदुओं को मारना शुरू कर देते हैं, और उसके सपोर्ट में हिंदू ही उठ जाते हैं अगर कांग्रेस के या कोई पार्टी के।
और उसके विषय में डिबेट होती है तो आप इसको माइंड कहते हैं। इसलिए पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए माइंड क्या है। वो तर्क वितर्क माइंड नहीं है, वो थॉट थोड़ी है। वो तो एक राक्षसी या परवर्टेड प्रवृत्ति है जो किसी भी चीज को अच्छे से बताती है। इसलिए जब हम माइंड का उपयोग है, ये बहुत अलग है। मैंने खाली ये इसलिए बीच बीच में मैं ये इंटरवीन कर रहा हूं कि इन शब्दों के पीछे बहुत बड़ी दुनिया है। आप इसको वर्तमान चश्मे से देख रहे हो, वो चश्मा उतारने की कोशिश करो। ये इतना सहज नहीं है कि माँ फ्री बैठी थी और वो इतनी ऐसी नॉर्मल सी बातें कर रही थी कि हमको लगे इससे ज्यादा तो अच्छी डिबेट आजकल रोज हो रही है। हर टीवी चैनल के ऊपर देखो कैसी कैसी डिबेट हो रही है। तो माँ क्या इतनी फ्री थी? और उनके जो भक्त हैं वो उससे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं। देखो मतलब कितना फ्री टाइम है उनके पास, लग रहे हैं बस ऐसी मूर्खता की चीजों के अंदर। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक पैराग्राफ और पढ़ लो। इसमें आप पढ़ेंगे मारोदिया जी? कौन पढ़ेगा इसको? अच्छा, एकता के पास है किताब। एकता, ये सेकंड पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट कम से कम ये एक पेज अपना आज हो सकता है। ये इफ फिजिकली यू आर बैडली बिल्ट, इसमें पढ़ के और तेरे को क्या समझ में आता है उतना एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा इसके ऊपर। फिर इसमें मेरे को कहीं इंटरवीन करना होगा तो मैं जरूर करूंगा, या किसी को प्रश्न होगा तो वो कर लेंगे अपन। पढ़ तो लेती हूँ, समझा पाऊंगी कि नहीं पता नहीं, पढ़ तो लेती हूँ। हाँ, नहीं तो अपन तो एक एक प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। अपने को जितना नहीं, समझा शर्म पाती वाली है। नहीं, तभी बोल रही हूँ, पढ़ तो लेती हूँ, कितना समझ में आता है पता नहीं। ठीक है। If physically you are badly built, badly set up, it will be difficult for you, even with good training, to do gymnastic as well as one with a beautiful, well-built body. It is the same with the mind. One who has a well-organized mind, complex, complete, refined, well express himself much better than one who has a rather क्या है mediocre mediocre क्या है मीडियोकर। mediocre or badly organized mind. First of all, you must educate your consciousness. Become conscious of yourself. Organize your consciousness according to your ideal, but at the same time, do not neglect ideal. But at the same time, do not neglect the instruments which are in your body. ठीक है, इसमें क्या बात बैठती है ये एक बार कर दो, क्योंकि ये पैराग्राफ उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना कि पहला पैराग्राफ था। हम्म इतना या किसी को भी विनीता इसमें क्या बात समझ में आई वो तैयार रख, क्योंकि इसके बाद 13 नंबर है। इसमें मेरे हिसाब से जो है, जितना मेरे को समझ में आया कि कोई भी जैसे हम एक कोई क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक कर रहा है या कोई एक्सरसाइज वगैरह जो भी कर रहा है, तो अपनी बॉडी को जो बिल्ड कर रहा है, कैसे समझाऊं भैया, मेरे को तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, विनीता से लेते हैं। विनीता, कोशिश करो। विनीता बोल नहीं रही है। तो जीतू, ट्राई करना चाहते हो इसको?
मतलब ये तो वही है मेरे हिसाब से, जितना है कि अगर आप बहुत देखने में बहुत स्ट्रांग और वैसे दिख रहे हैं, बट आप चाहे कितने ही हो, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो या उतने आपके अंदर वो उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है कि ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो इतना एजुकेटेड और वो सब दिख रहा है तो वो वैसा ही हो, जब तक कि उसकी कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइज मतलब कॉन्शियसनेस अच्छी ना हो, मेरे को जितना समझ में आया। देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने की बात, पर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्होंने कहा इफ यू आर फिजिकली बैडली बिल्ट, अगर किसी का हाथ ही बेचारे का पैदाइशी जो है टेढ़ा है, या किसी के आंख नहीं है, सपोज एक आंख नहीं है, या कोई अंधा पैदा हुआ है, या जैसे लोगों के जो भी डिफॉर्मिटी होती है पैदाइशी, उसको कितनी भी आप ट्रेनिंग दोगे, पर जो उसमें बेचारे में जो फिजिकली बैडली बिल्ट वो है, वो कमी तो है। अब किसी के टांग नहीं है, बचपन से टांगे नहीं है, आज अगर आप उसको कहो कितनी भी ट्रेनिंग दो तो वो डांस की कैपेबिलिटी तो नहीं होगी ना उसमें। या किसी के अंदर पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गन जो है या एक कोई अंग है वो उसका सही काम नहीं करता हो, या बचपन से ही कितने लोग ऐसे हम देखते हैं, तो उनको कितनी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, अगर उनको जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो भी वो वैसा तो नहीं कर पाएगा जैसा कि एक वेल बिल्ट जिसकी बॉडी है, मतलब जिसका एक सही शरीर है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें तो फिजिकली ही एक डिफेक्ट है, वो ट्रेनिंग तो बेचारे की फिर बाद में उसको दोगे तो उसका तो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। इसलिए जहां तक ये इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं माता जी, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बैडली बिल्ट है, अगर जैसे आपका शरीर जो है वो शरीर ही अगर सही नहीं है, तो कितनी भी आप उसको ट्रेनिंग, इसी तरीके से मेरी आवाज सही आती है आप लोगों को? हाँ भैया अभी तो आ रही थी, अभी बीच में कट गई थोड़ी सी, अभी तक तो पूरी आ रही थी। हेलो? हाँ जी भैया अभी आ रही है, अभी बीच में कट गई थी। बाकी वैसे सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ बाकी टाइम पूरे टाइम तो आ ही रही थी भैया, बस अभी अभी कटी है। चलो ठीक है, तो इसमें एक विचार तो क्लियर हो गया कि अगर आप फिजिकली आप भैया फिर से गई आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आ रही है भैया, पंकज भैया की नहीं आ रही। और रिफाइंड, अब ये जो पंकज, इन्होंने बात कही, हाँ भैया बीच बीच का में तेरी आवाज बिल्कुल चली गई थी। पूरी चली गई थी भैया, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा एक सेकंड रुको, क्या तो मैं कनेक्शन चेंज करता हूं, इसीलिए मैंने पूछा कि भी कोई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना चाहते। हेलो? अब आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी भैया आ रही है। पहले से यस। बेटर है कुछ? ठीक है जीतू, क्या बोलना है वो बोलो। हाँ हाँ,
हाँ ठीक है पंकज बोलो। आप कुछ बोलने वाले थे ना जीतू भैया? एनी हाउ, इसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि जैसे फिजिकल है वैसे ही माइंड के साथ है। अगर माइंड जो है आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट है, रिफाइंड है, वो जितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा, उसकी जगह कोई मीडियोकर, बहुत ही मतलब कमजोर हो, जो जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, अभी थोड़ी देर पहले कहता है कि मेरे को शरीर को अच्छा बनाना है, 5 मिनट बाद ही कोई होटल के अंदर वो पिज्जा और ऑर्डर करता हुआ मिलता है, या थोड़ी देर बाद के अंदर, मतलब वो कहता है एक चीज है, करता कोई दूसरी चीज है, और उसके काम के अंदर भी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो 5 काम के लिए और इतनी मेहनत करता है, और जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक चक्कर में ही बाजार से सारा सौदा एक साथ ले आता है, जिसमें बेचारे में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखो आप जीवन के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है। जिसके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक छोटे से अपनी उसमें जीवन के दायरे में जीता तो वो भी है, पर उस दायरे में वो जीवन निकाल देता है। और वही दूसरा जना है, वो जाते ही तुरंत सारी स्थितियों को देख लेता है। आप किसी जमीन में जाते हो, या कोई व्यक्ति किसी देश में किसी संस्था में जाता है, आपको पता नहीं चलता कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वैसे ही किसी का विकसित बुद्धि हो या कोई चीज हो, जाते ही एक दृष्टि के अंदर वो समझ जाता है, गेट के अंदर घुसते ही, कि यहाँ क्या क्या अब तो पॉलिसी चल रही है, क्या क्या उसके पीछे चीजें चल रही है। तो किस चीज से आ गई वो? अरे भाई गेट थोड़ी चेंज हो गया कि मैं किसी चीज में एंटर किया या कोई दूसरा एंटर किया। कोई आदमी स्पेशलाइज्ड है आर्किटेक्चर के अंदर, वो बिल्डिंग को देखते ही सारी चीजें, कि इसमें कैसा वातावरण रहता होगा, उसमें क्या चीज रही होगी, कैसा क्या रहा होगा। तो एक कल्टीवेटेड आदमी उसके अंदर जिस तरीके से देख पाता है, दूसरा तो देख ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से जो एक मीडियोकर या बैडली ऑर्गेनाइज्ड माइंड है, उसके थ्रू क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको तो बेचारे को यही नहीं पता। वो तो सारे खुद अपने घर में लड़खड़ाता हुआ चलता है, उसके घर में अनुशासन नहीं होता, उसके जीवन में अनुशासन नहीं होता, और वो कैसे भी करके बस समाऊ जीवन को बिता देता है। छोटा सा सौदा बाजार से लेके आएगा, और उसके अंदर अगर समझ नहीं है तो व्यापार तक भी नहीं कर सकता। वो तो ठगा के आएगा भाई, कोई डुप्लीकेट चीज ले आएगा और उसके बदले 5 गुना दाम दिया आएगा। बाजार तो इसके लिए तैयार बैठा है कि कैसे आप बाहर निकलो और कैसे आपकी जेब खाली कर लें। तो इसलिए अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड माइंड नहीं है, तो दुनिया के अंदर भी आप तो सही तरीके से जी ही नहीं सकते, या आप ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज रख ही नहीं सकते। न आपका रूम व्यवस्थित हो सकता, या आप एक इस तरीके का रूम या इस तरीके का बना दोगे जिसमें आप एक्चुअल में बहुत इतनी तकलीफ होगी, या आप इस तरीके का उसमें आप कोई बना दोगे कि सब चीजें जो बिल्कुल गड़बड़ चलेंगी। और एक वही आप छोटे सी जगह के अंदर, आप देखिए आप कितना बढ़िया आजकल लोग व्यवस्था करते हैं कि छोटी सी जगह में भी इतना एफिशिएंटली रह लेते हैं वो, और वही इतनी बड़ी जगह उसमें आदमी तकलीफ पाता रहता है। तो वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट एजुकेट योर कॉन्शियसनेस, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू योर आइडियल, but at the same time do not neglect the instruments which are in your body। ये लाइन तो करेंगे बाद में, खाली ये प्रश्न एक तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूं मैं, कि जैसे फिजिकल बॉडी की बात बताई, अब पहले तो इसके बारे में मेरे को ये बताओ, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, इसके उदाहरण चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स माइंड क्या हुआ? एक तो ये कह रहे हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, फिर कॉम्प्लेक्स माइंड, फिर कंप्लीट माइंड, और एक रिफाइंड माइंड। अब ये अलग अलग चीजें हैं, तो उदाहरण दो मेरे को इसके। ये अगली बार कोई भी बच नहीं पाएगा इससे, मतलब मैं हर जने से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मेरे को इसके डिटेल्ड उदाहरण चाहिए
क्योंकि नहीं तो हम इसमें ये एक्सप्लेनेशन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे ना। अरे भाई ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि चेतना कोई ऐसा शब्द है भाई ये कहते भाई ये वाला हमसे हैंडल नहीं होगा। ये तो माइंड की बात है कि ऑर्गेनाइज्ड माइंड किसको कहते हैं और कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं और कंप्लीट किसको कहते हैं। कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है वो। और अगर कंप्लीट हो तो क्या वो कॉम्प्लेक्स होता है और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब किसको कहें कंप्लीट और किसको कहें रिफाइंड। ये कंप्लीट होने के बाद ये क्या रिफाइनमेंट बाकी रह जाता है। अगर वो तब भी रिफाइंड नहीं है तो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है तो ये तो ऐसे है नहीं कि बैठे बैठे बस अनर्गल माता जी बोलती जा रही थी बस रिफाइंड भी बोल दिया कुछ भी बोल दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। तब ये उदाहरण मेरे को ये चाहिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड किसको कहें। इसके मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको देख के अभी छोड़ देता हूं, नहीं तो आपको एक किस दिशा में मूव करें वो भी मुश्किल होगा। अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड, एक क्रिकेट का खेल ऑर्गेनाइज करना है सपोज। चलो एक स्कूल लेवल के स्कूल है, 5-4 स्कूल्स हैं, उन्होंने क्रिकेट का टूर्नामेंट कोई इस तरीके का ऑर्गेनाइज या किसी भी चीज का ऑर्गेनाइज किया। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप अगर पिकनिक की भी सोचते हो जाने की, एक तो ऐसे हैं जो जाके वहां करे अरे हो चम्मच ही नहीं लाए आप तो, अरे दूसरा अरे मैंने तो उसको कहा था, ओ मैंने तो इसको ये कहा था। मतलब 99% यही होता है। और क्या फिर ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं वो जाके क्या ठीक है अब जो है सो कोई खास बात नहीं है कि उनके वो चीजें ही अराइज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन का सेंस है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा। फिर जिसको एक पता है कि एक घर में क्या क्या सुविधाएं हो सकती है और एक बेचारा किसी ने कोई सुविधाएं देखी नहीं, उसको एक बेर कोई रूम में ले जाके चटाई बिछा के सुला दोगे, वो तो वहां भी एकदम कोई अनकल्चर्ड आदमी है वो तो वहां जाके आराम से सो जाएगा। न तो उसको कोई बेसिक सुविधाएं हैं, वो कहीं भी जाके बाहर 4 लकड़ी इकट्ठी करी और जाके जैसे ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वो दिखाते हैं ना कि वो जंगल में चले गए, 4 गिलहरियां पकड़ लाए, कैसे भी एक आग जलाई, उसके अंदर पेट भर लिया, कहीं भी जाके जो है लेट्रिन कर आए, कुछ भी कर लिया। और उसको हम सिविलाइज सोसाइटी तो कहते नहीं। भाई ये कौन कहता है कि चलो हम ये आज स्कूल में ये सिखाना शुरू करेंगे कि आप कैसे गिलहरियां पकड़ लाओ या ये चिड़िया पकड़ लाओ या सांप मार लो या किसारियां हैं उनको रोस्ट कर लो, या फिर आप इस तरीके से जो है, ये तो कोई नहीं सिखाता ना। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन उनका ये है कि सारी चीजें एक छोटे से रूप में भी ऑर्गेनाइज तरीके से वो आपको एक सूटकेस जचानी है। उसी सूटकेस के अंदर देखो आप आपके परिवार के अंदर भी कोई तो इतने बढ़िया तरीके से उसको तरीके से जचाता है। एक जना इतने बढ़िया तरीके से आपके कपड़े धोना, उसको जचाना, रसोई बनाना वही इंग्रेडिएंट्स से। दूसरा जो क्लमजी आदमी है वो किचन में बनाई हुई चीज जो है डाइनिंग टेबल तक सही नहीं लेके जा सकता। वो 4 बार उसको गिराएगा, 4 बार चीजें टूटेगी, खुद भिड़ जाएगा, ट्रे गिर जाएगी। और ट्रे वगैरह भी इस तरीके से रखता है, एक चीज निकालता है 4 नीचे गिरती है। और वही ऑर्गेनाइज्ड माइंड है। वो ऑर्गेनाइज्ड मतलब वो सारी चीजों को व्यवस्था के अंदर रख सकता है। व्यवस्था कब होगी, जब हर चीज का गुण धर्म आपको पता है। आपको हर चीज का गुण धर्म पता है तो सही व्यवस्था उस तरीके से करोगे ना आप, कि मेरे को तोते को तो किस तरीके से पिंजरे में रखना है, लकड़ी के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब कोई बिजनेसमैन है, उसको बेचारे को आपने बॉर्डर के ऊपर भेज दिया बंदूक लेके, और सैनिक है उसको जो आपने बिजनेस के अंदर लगा दिया, तो सोचो क्या होगा। ये तो व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो जब आपको चीजों का गुणधर्म बहुत अच्छे से पता हो और किसी व्यवस्था के अंदर आप उनको सही तरीके से रखना जानते हो अपनी यूटिलिटी के आधार के ऊपर कि भी इधर चलेंगे, अपने को ये जगह भी चाहिएगी। जो आपका बल्ब है उसके सामने तो आपने अलमारी खड़ी कर दी और अंधेरे में ले जाके स्टडी टेबल लगा ली। तो वो ही स्थितियों के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा फेरबदल करो तो एक जना जिसने वेल ऑर्गेनाइज्ड माइंड है
उन्हीं सुविधाओं में वो बहुत अच्छे से जिएगा, और वही दूसरा कोई जिसके ऑर्गेनाइजेशन नहीं है माइंड का, वो उन्हीं कंडीशंस को, वो महल को भी जो है और इतना तकलीफदायक बना लेगा, और दूसरा जना एक छोटी सी झोपड़ी है उसको भी सुखद बना लेगा। ऑर्गेनाइजेशन का फर्क पड़ गया। पर आप पिकनिक के ऊपर जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक चीज हो गई, पर मैं कह दूं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात कर दी इसने, वहां चली गई पिकनिक के ऊपर और अपना खाने पीने का सामान ले गई, तो हम कॉम्प्लेक्स शब्द जोड़ देंगे इसके साथ, इस व्यवस्था के साथ कि हम एक स्कूल का पिकनिक हमने ऑर्गेनाइज किया, इसमें और एक पूरे स्टेट वाइज आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें जितनी चीजें, मतलब जिस अलग अलग आयाम की जब चीजें जुड़नी शुरू हो गई तो उसमें जटिलता आनी शुरू हो जाती है। तब आप भौतिक चीजों की ही नहीं सोचते, उसमें कितने कितने कंसिडरेशंस हैं। आपने एक मैच ऑर्गेनाइज किया, सोचो ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज करता है, जो टीम भी ऑर्गेनाइज करती है, क्या क्या चीजें उसको सोचनी पड़ती होगी। खेल से संबंधित उसको सोचनी पड़ती है कि कैसे उसका क्रम होगा, हर देश से जो लोग आएंगे उनके आवागमन का सारा व्यवस्था, रहने सहने की सारी व्यवस्था, उस जगह की सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था, उस जगह के खाने पीने की सारी व्यवस्था, वहां बैठने की उठने की सारी व्यवस्था, वहां की मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग किस तरीके से होगी वो सारी व्यवस्था, कोई वीआईपी वगैरह आ जाते हैं या आपके प्लान भी कभी आपको चाहिए, बरसात या कोई आपके आपदा आ जाती है उसकी क्या व्यवस्था होगी, और उसके अलावा भी पता नहीं कितने हजार तरीके की बारीक चीजें, कि कोई स्पॉन्सरशिप है, आप जैसे उसमें बैनर या कितनी चीजें देखते हो कि कोई ऐड लगाता है कि ये इसका ऐड लग रहा है, तो वो सारी व्यवस्था, उनसे पैसा लेना देना, लोगों का आना जाना, और उसके अंदर किसी के हेल्थ इश्यू हो गया इतने बड़े के अंदर कि तुरंत इंजरी हो गई, होती है, दर्शकों में भी हो सकती है और जो प्लेयर्स हैं उनमें भी हो सकती है। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसके अंदर। जो पहले आप खुद का एक ऑर्गेनाइज कर रहे थे पिकनिक, या एक सूटकेस ऑर्गेनाइज या घर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उससे तो ये अनंत गुना बड़ा हो गया। पर ये ऑर्गेनाइजेशन होते ही कोई आदर का भाव थोड़ी आ जाता है उस टीम के प्रति आपके लिए, कि वो कॉम्प्लेक्स होने से कोई चेतना के स्तर पे थोड़ी चला गया कि बड़ी चैतन्य ये तो टीम है जिसने ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया, आपको तो पता ही नहीं होता। भाई कोई जो मूवी भी बनाता है, जो आजकल जिस तरीके की, सपोज बाहुबली जिसने बनाई, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो गया होगा हर स्तर के ऊपर, आप सोचिए, मतलब हर प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, फिर उसके जो है सारे स्तर के ऊपर कि किस तरीके से उसका प्रसारण होगा, एक एक चीज में कैसे हर देश जो है उसको अपनी भाषा में करेगा, उसके राइट्स किस तरीके से होंगे, मतलब अपन तो सोच भी नहीं सकते कि उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है उसमें, पर ये कॉम्प्लेक्सिटी होने से क्या वो कंप्लीट हो गया? हम ये कहते हैं कि जिसने भी ये मूवी बनाई वो कंप्लीट माइंड है, वो एक पूर्ण दिमाग है, पूर्ण कह सकते हैं हम उसको। पूर्ण क्या हुआ? वो तो एक कॉम्प्लेक्सिटी पर, एक दायरे में कॉम्प्लेक्सिटी हुई, वो पूर्ण कब होगा? क्योंकि माइंड के खाली दो, ये एक ही फैकल्टी थोड़ी है, दोनों हैं। आपकी एक तो एनालिटिकल फैकल्टी है जो एनालाइज करती है चीजों को, और उसके साथ साथ आपके अंदर एस्थेटिक्स फैकल्टी भी है जो सौंदर्य को, मतलब चीजों के पीछे के सौंदर्य को निकाल लाती है। जो कला के अंदर, वो किस तरीके का एक संगीतकार जो कला की गहराइयों में जा सकता है, तो वो भी तो माइंड की फैकल्टी है। आप किसी चीज को देखते ही जब उसके हर अंग में प्रवेश कर सकते हो, आप उसके एनालिटिकल फैकल्टी में भी जा सकते हो, उसके एस्थेटिक्स में भी जा सकते हो, मतलब उसकी सर्वांगता में भी जो जाता है और ब्यौरे में भी जाता है, डिटेल में भी जाता है, जिसको पूरी कार भी नजर आती है और एक एक पुर्जा भी नजर आता है, पर खाली कार ही नजर नहीं आती, उसके अंदर बैठने वाले सवार भी नजर उसको आते हैं, और उन सवारों का व्यवहार भी उसको नजर आता है कि इसके अंदर राजा जी बैठेंगे तो राजा जी के लिए ऐसी गद्दी होनी जरूरी है। खाली वो पेज पुर्जे ही नहीं जानता, वो इन सारी बातों को भी जानता है। इसलिए इसमें धीरे धीरे कंप्लीटनेस आना शुरू हुई। वो खाली एक पक्ष ही नहीं जानता, जैसे माँ है,
वो बच्चे को प्यार करती है तो वो अनुशासन भी करती है, तो उसके व्यवहार में एक पूर्णता एक आनी शुरू होती है। बार आपको जिस तरीके से लोग देखते हैं वो तो एक तरीके से आपको एनालाइज करते हैं, पर जो आपसे प्रेम करता है या आपका जो गुरु है वो आपकी जो जो क्षमताएं हैं, आपके शरीर की भावनाओं की सारों को वो देखता है, आपकी जो पोटेंशियलिटी है वो अनुशासन भी आपको करता है, पर आपकी जो आज की स्थिति है वो भी देखता है। तो जब ये चीजें भी उसमें आनी शुरू होती है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है, ये कंप्लीटनेस के स्तर पे जाने की बात हुई। पर ये सारी करने के बाद भी रिफाइनमेंट क्या हुआ? अरे भाई ये सारी चीजें तो हमको देखने मिल ही रही है आज रात दिन मीडिया के अंदर, पर उसको हम बड़ा कोई परिष्कृत व्यक्ति कहते हैं क्या? किसी परिष्कृत व्यक्ति के अंदर माइंड में कोई जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्गेनाइज्ड हो या उसका कॉम्प्लेक्स हो। बहुत अच्छा कोई व्यक्ति है, बहुत मधुर कोई व्यक्ति है, पर उससे हम ये आशा करें कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स उसका माइंड हो, क्या जरूरी है? पर फिर भी रिफाइनमेंट उसका होने से उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। आज कोई बहुत रिफाइंड व्यक्ति है, आपसे इतना प्रेम से बात करता है, आप जाके तृप्त हो जाते हैं। रिफाइंड व्यक्ति कौन? जो चीजों के पीछे इस तरीके के रिफाइनमेंट रखता है, जो बाहरी प्रतीतियों से प्रभावित नहीं होता। रिफाइंड कौन है? जिसका टेस्ट रिफाइंड मतलब जो स्थूल प्रकृति के ऊपर ही नहीं रुक के उसके पीछे जाने की शक्ति रखता हो, कि तब अपन कहते हैं भी इसका टेस्ट बड़ा रिफाइंड है। आप जैसे कपड़ा चुन रहे हो तो आप मटेरियल को टच करते ही जब आप उसकी खाली दिखावट पे ही नहीं जाते और तुरंत वो कहते हैं भाई इसका टेस्ट रिफाइंड है। या कलाकृति के प्रति हम तो समझ ही नहीं पाते, कोई मूर्ति देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। आज वो विश्व सुंदरी का चुनाव होता है, हम उसको देख के तो कह रहे हैं ये तो मतलब कैसे चुनाव हुआ? अभी हम हमारे तो आंखें ही नहीं होती उस चीज के लिए कि इसका कैसे चुनाव हुआ। कई बार जो इवन जिस तरीके के ये चयन होता है हमको तो वैसी आंखें नहीं होती। तो रिफाइंड, बड़ा रिफाइंड टेस्ट है उसका। कि चाय जो पीते हैं जो लोग जिनका रिफाइंड टेस्ट है कि 100 कप उसके सामने चाय के हैं, तो कोई पी के थोड़ी, पीने का काम तो लास्ट में करता है वो। पहले तो वो नाक से धीरे से सूंघ के देखता है उसको। हम कहते बड़ा रिफाइंड टेस्ट है उसका। तो रिफाइनमेंट कब आता है? अगर उस वो चाय के लिए बिल्कुल उसकी ग्रीड भयंकर रूप से हो, तो क्या कभी वो चख पाएगा 100 तरीके की चाय? कभी नहीं चख सकता। तो रिफाइनमेंट किस चीज की मांग करता है? कि आप उससे थोड़ा सा दूर हटके तटस्थ हो तो रिफाइनमेंट हो सकता है। रिफाइनमेंट का अर्थ है उनके पीछे आप जाके देख सकते हो, आपकी सुरुचि जो है वो डेवलप्ड हो अच्छे विचारों के प्रति, अच्छे भावों के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति। आपने कोई ऐसा एक्ट देखा, आप कहते रहे ये तो अच्छा एक्ट नहीं है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं उससे पूरा करूंगा। आप इतने रिफाइंड हो। अब कोई इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड और माइंड के विकसित होने की जरूरत नहीं है, एक सरल बुद्धि बहुत जरूरी है उसके लिए। तो आपका एक रिफाइंड है अंदर से टेस्ट, आप सहज रूप से प्रेम करते हो, आप रिफाइंड हो, आप किसी से गलत बात नहीं करते। आप कहते नहीं नहीं ये बात तो मैं उसके साथ नहीं कर सकता, मैं मेरे पास दो चीज है, कोई दूसरा भूखा बैठा हो इस समय मैं मेरी चीज को खुद उपभोग करूं, उसके बजाय मैं एक समय का मेरा खाना बंद कर दूंगा, किसी और को दूंगा मैं। तो जब इन स्तरों के ऊपर, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये रिफाइनमेंट श्री अरविंद को आप पढ़ के जब पूरे विश्व की गतियां देखना शुरू करते हो वो रिफाइनमेंट है। हालांकि श्री अरविंद को पढ़ने के बाद तो ये सारी ही चीजें हो सकती है, सच्चे रूप में तो आपका माइंड कंप्लीट तब बनता है, कॉम्प्लेक्स तब बनता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी तब आएगा, क्योंकि पूरे विश्व को जब पूरे एक एक क्रिया को आप देख सकोगे, उसका गुण धर्म सच्चे रूप में देख सकोगे, तब मैं जान सकता हूं। भाई अपन परिवार के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, जब वो जानती है कि छोटा बच्चा है उसको इतना ही दूध पीने की जरूरत है, बड़ा है वो अनाज खा सकता है पर इतनी में खा सकता है, तो परिवार में कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती। तो व्यवहार तो सारों के लिए बराबर है, ये थोड़ी कि मां का व्यवहार सारों के लिए बराबर नहीं है।
पर बराबरी का मतलब ये थोड़ी है, अरे भाई सबको कपड़े पहनने का तो अधिकार है, पर मेरे साइज का पहनने का तो मेरे को ही होना चाहिए। अब ये कोई अगर कर दे, जिस तरीके की बेवकूफी आज देश के अंदर है कि सबको समान रूप से मिलना चाहिए, पर समान है ही नहीं तो मिलना किसको चाहिए? मेरे नाप की पैंट जो मैं पहनूं तो उसका अधिकार तो मेरे को है, पर कोई दूसरे वाले व्यक्ति के नाप की मेरे को पहननी चाहिए, ये नियम बना दिया जाए, सोचो मतलब क्या हो। और उसी का प्रयास आज देश में चल रहा है कि सबको समानता का अधिकार है, पर समानता किस चीज के अंदर है? समानता तो आत्मा में ही निवास कर सकती है। अरे भाई समानता तो और दूसरी चीज में निवास कर नहीं सकती ना। तो परिवार के अंदर माँ जो है सबके साथ समान व्यवहार करती है, पर जब वो बच्चे को चीरा लगवाती है या जब उसको टीका लगवाती है तो असमान व्यवहार थोड़ी करती है। उसको चॉकलेट दे रही है तब भी उसके तो प्रेम है, और टीका लगवा रही है तब भी प्रेम है। तो वैसे ही इन चीजों के पीछे हमको जाना पड़ेगा कि ये रिफाइंड क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये अगली लाइन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाली बात तो करेंगे बाद में। पहले तो इससे ये सारों के लिए अब मैंडेटरी है, ये सबके लिए बाध्यकारी है कि ये कोई यहाँ ये थोड़ी कि मैं अच्छे से हलवा ला रहा हूँ, मुंह खोल खोल के एक एक चम्मच सारों के मुंह में दे रहा हूँ कि जी लो अच्छा हलवा है, लो स्वाद करो। ये नहीं चलेगा। मेरे को इसके उदाहरण चाहिए तो ही आपका माइंड विकसित होगा, नहीं तो अच्छे श्रोता तो हो भाई, इतनी देर मेरे को झेल लेते हो, पर उतने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, पर ये करो तेरे तो जैसे उदाहरण काटने होंगे पंकज। हाँ, पर इसीलिए मैंने एक हेडिंग दे दी ना, ये एक आपको दिशा निर्देश इसीलिए मैंने दिया क्योंकि मैं जानता था ये बात, मैं ये जानता था इसीलिए मैंने दिया है ये। भाई आप कितना कर पाओगे उसका भी मेरे को था पता है, पर अपन शुरू तो उसी से करेंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये सारे पैराग्राफ और इसके बारे में कहां कहां क्या कहा है। तो जितना चेतना के बारे में कहा वो तो एक ऐसा चीज है जो अपने लिए बड़ी सुदूर सी चीज है। ये तो एटलीस्ट सिंपल कम है। से कम, पर बढ़िया बात यह कि रिकॉर्डिंग में आ रही है, तो आप लोग कोई भी जो है उसको वापस बार बार सुन सकते हैं। और जैसे आपका सपोज 6 महीने में, साल भर में, या जितनी आपकी इंटेंसिटी है उतने दिन में आपका विकास होगा, तो आप पीछे मुड़ के फिर देखोगे तो लगेगा अरे ये बातें तो अपन ने शायद सुनी नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग जब आप सुनते हो तो ऐसा लगता है अच्छा ये तो नई चीज निकल के आ रही है। वैसे ही माइंड के विषय में तो ये तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमको सचेतन होना चाहिए। अरे भाई माइंड क्या, तो आप कह दो कि मेरे तो माइंड नहीं है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। तो आप रात दिन जिस चीज को काम में ले रहे हो उसके उदाहरण तो आपको कॉन्शियस होने ही चाहिए, उसको तो आपको टटोलना ही चाहिए। आप व्यवस्था तो कर रहे हो अपने जीवन की, परिवार की, कार्य क्षेत्र की। आप आज क्या करोगे उसकी आपने व्यवस्था करी है कि दूध वाला कैसे आएगा, उसको क्या आपका बजट है उसकी व्यवस्था करते हो आप। तो आपके जीवन में छोटी छोटी कितनी सारी चीजें उनकी व्यवस्था करते हो। तो कोई भी आदमी ये करता है तो उसको ये कहें कि नहीं वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड आदमी है, कि ये आदमी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब किसको बोले कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स शब्द कौन से माइंड के लिए प्रयुक्त हो सकता है? रिफाइंड माइंड कौन से के लिए प्रयुक्त हो सकता है कि हाँ ये रिफाइंड टेस्ट है, ये एक्टिविटी रिफाइंड है। तो एटलीस्ट कम से कम ये उदाहरण में, क्योंकि ये चीजें तो हमारे खुद के माइंड की हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई ऐसी चीज बात कर रहे हैं कि अपन शरीर के बारे में बात करें कि भाई शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तो ये आपको पता है कि भाई एक नाक है, कान है, आंख है, जो भी है। तो कहते जी मेरे को तो पता ही नहीं अंग कौन से है, पता होना चाहिए कौन से अंग है। तो इन तीन के बारे में, माइंड के बारे में, आपके वाइटल के बारे में और बॉडी के बारे में हर स्कूल में ये तो बता ही जाना चाहिए ना। अरे भाई ये शिक्षा तो सारों की होनी चाहिए कि आपके माइंड के ये हिस्से हैं और उसकी ये संभावनाएं हैं। आपको वाइटल मिली है, उसकी ये संभावनाएं हैं। अब मेरे को बताओ अगर कोई इस तरीके की समाज भी होता होगा जिसमें ये कहते नहीं नहीं इनको ये मत बताओ कि आपके हाथ होता है, या इनको ये मत बताओ कि आपके गला होता है या आपका पेट है, उसका ये क्रियाकलाप है। तो ये तो पढ़ाया जाता है कि आपका शरीर तंत्र इस तरीके का है, पर आपका इमोशनल तंत्र क्या है वो तो कोई कल्पना की बात नहीं है। और माइंड तक तो किसी का पहुंच ही नहीं है कि माइंड क्या होता होगा।
भाई आपको सूचना दे दी जाती है स्कूल के अंदर, ये सूचना है, अब इसके लिए बच्चा करो बस जो करना है। पहली बात तो सूचना भी अच्छे से नहीं दी जाती, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, उनको तो खाली आपसे किस तरीके से पैसे ऐंठने हैं, वो कितने बढ़िया तरीके से ऐंठ पाएंगे। तो वो तो एक दुकान है, आपको कौन सा शोरूम अच्छा लगता है उस पे आप लेके आते हो, तो आपको लगता है ये स्कूल आपके बच्चे को ऐसी अच्छी अपीयरेंस देगी, उस स्कूल में आप डाल के आते हो। तो आप भी एक सौदा करते हो ना कि इस भाव में ये सौदा अच्छा है, तो ये स्कूल अच्छी है। किस कारण? क्योंकि इसके अंदर जो वो पढ़ाएंगे, बच्चा मेरा जो है बहुत प्रेजेंटेबल होगा सोसाइटी के अंदर। और प्रेजेंटेबिलिटी किस चीज पे है कि वो जितना भोंदू है वो वैसा दिखेगा नहीं, वो अच्छा दिखने की कोशिश करेगा, होने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या है उससे न तो माँ बाप को मतलब है, न समाज को मतलब है, न किसी शिक्षा को मतलब है, उसको वैसा दिखाना है जैसा वो नहीं है। तो सारी शिक्षा इसके ऊपर है कि कैसे भी इसके ऊपर वो रंग पोत दो और वैसा दिखाओ जैसा हम दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए ये शिक्षा कभी भी सच्ची शिक्षा हो सकती है क्या, ये बताओ भाई, जिसमें आपको यही नहीं पता कि आपके शरीर तंत्र क्या है, आप में कितने हाथ हैं, आपके क्या नाक है, क्या क्या है और किसका क्या गुण धर्म है, कि आप भोजन को नाक में डालना शुरू कर दो और मुंह से हवा लेनी शुरू कर दो, या जिसका जो जो गुण धर्म नहीं है वो करना शुरू कर दो। ये तो बचपन से सिखाया जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, पर भावनाओं के लिए तो कोई सिखाया ही नहीं जाता। इनफैक्ट उल्टी बातें सिखाई जाती है बचपन से ही। जब बच्चा कहता है कि मेरे में ऐसी एस्पिरेशन है, तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है कि नहीं नहीं ऐसी, ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है। और आपको खुद को भी नहीं पता प्रैक्टिकल क्या है। भाई आप खुद परेशान हो जिस समाज में, उसके तौर तरीके आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कि देख मैं परेशान हूं तो आगे चल के तेरे को भी परेशान होना है, तू अच्छे से नहीं जी सकता। और वो इतने महारत से हम उसको बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि देख मैं बहुत बड़ी महारत है मेरी इस चीज में कि कैसे परेशान रहना है, तो अब तू अच्छे से कैसे जी सकता है। तेरे को भी मैं ये सिखाता हूं कि जो तू अच्छे से जी सकता है उसकी बजाय तेरे को सोच सोच के कैसे परेशान रहना है, कैसे टेंशन रखनी है, कैसे भयभीत रहना है। तो ये एक जो है कि माइंड की ये क्या क्या फैकल्टी है और उसका क्या क्या अर्थ है, ये मैंने तुमको छोटे छोटे उदाहरण दे दिए, इनको बढ़ाने की कोशिश करो। अगर इसके पीछे 1 क्लास 2 क्लास, और ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वास्तव में हम किन कामों को छोड़ सकते हैं और कौन से काम करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे उस समय प्राण निकल जाते हैं। भाई हम जिंदा तो कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे क्लास के समय। तो अगर यहां हम उन कामों की बजाय उपस्थित रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना को यह पता रहेगा कि यह आदमी सीरियस है इस चीज के लिए। तो ये कोशिश करो अपने कि निहायती कोई आवश्यक ऐसी बात नहीं हो जाए तो हम उसको ये कहने की साहस रखें कि नहीं मेरे को ये काम इस समय मैं इस चीज में बिजी हूं। भाई जितने भी देश सेवा में जिन्होंने अपने आप को अर्पित किया होगा, वो कहते नहीं नहीं आज तो मैं नहीं जाऊंगा। ओलंपिक्स में किसी का आज सपोज किसी को रेस में हो और उसका किसी दिन, क्या उनके घर पे कोई कैजुअलिटी नहीं होती होगी? पर क्या वो ये कहने की स्थिति में है कि आज मैं नहीं जाऊंगा? या अगर सचिन है, जिस दिन मैच है घर पे कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वो कहते जी आज मैं स्वतंत्र हूं ये कहने के लिए, पूरा देश उसके लिए पैसा दे रहा है उसको तैयार करने का, कैसे वो ये कह सकता है? तो वैसे ही उतनी ही रिलीजियोसिटी हमारी अपने इस चीज में होनी चाहिए। हम कोई चीज को कितनी भावना देते हैं, उससे उसमें से रहस्य निकल के आता है। बाकी तो इसी दुनिया में रहते हो आप, जो रहस्य तक पहुंच जाता है वो भी इसी दुनिया में रहता है, और जो रहस्य तक नहीं पहुंच पाता है, जिसको बेचारे को अपने घर तक का रहस्य पता नहीं चला, पति है वो अपने पत्नी को बेचारे को समझा नहीं पाता, और पत्नी जो है वो पति को जिंदगी भर नहीं समझा पाती, उनके ही स्वभाव का रहस्य उनको पता नहीं रहता, और एक रस्सा कसी चलती रहती है, वो भी इसी जगत में रहते हैं। तो इसलिए इसके बारे में नोट्स तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपके माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी किसको कहें, या दुनिया में आप कितनी कितनी चीजें देते हो। मैंने तो एक आपको कितने उदाहरण तो दे दिए इसके,
वैसे ही आप अपने चारों तरफ जीवन को सारे दिन देखो ना, आप तो सोसाइटी में रह रहे हो। अरे भाई मैं तो जहां रह रहा हूं दूसरा कह सकता है आप तो आश्रम में रह रहे हो, एक छोटी दुनिया में रह रहे हो, आप तो बहुत बड़ी दुनिया में रह रहे हो। आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि दुनिया आपकी मानसिकता से और उसके पीछे आप कितना प्रवेश कर रहे हो। जैसे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी, एक 2 मिनट का डिस्कशन आपको सूर्य का प्रकाश दे के जा सकता है, क्योंकि आंतरिक चीज है जो सभी चीजों को प्रकाश देती है। नहीं तो जिंदगी भर बाहरी दुनिया में जीते जीते भी आप भी उसी स्लोगन में घुस जाते हो, नहीं इतना ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। अब आप कह दोगे अरे नहीं यार ये तो बिल्कुल गड़बड़ बात है। तो एक अंदर की लाइट है जो सब चीजों को महत्व प्रदान करती है। ये आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ये रिकॉर्डिंग क्योंकि इस ग्रुप में जो दूसरे लोग आज उपस्थित नहीं है उनके लिए भी बाध्य होती है, तो स्नेहा वगैरह के लिए भी बाध्य है। आप फोन करके उनको बोल देना कि सारों से उदाहरण एक्सपेक्ट करेंगे और एक दिन पहले ये कंफर्म करेंगे कि हाँ हमने उदाहरण तय कर लिए हैं। ग्रुप में डालोगे आप अपना कंफर्मेशन कि जी मैंने अपने उदाहरण कर लिए हैं, इससे अपन कोई भी बच नहीं सकते। और ये वाला होमवर्क तो कोई इतनी बात भी नहीं है भाई, आपके खुद के माइंड की बात है। और अच्छा है अपन अपने मन को ही समझेंगे, तो यहीं अपन इसको रोक देते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। ओके पंकज, जय श्री माँ एंड थैंक यू। जय श्री माँ भैया।